अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। आज का दिन उम्मीद करती हूँ आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और कल वाला दिन वैसे तो अच्छा ही था, लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हो गया कराची में। मैं यही सोची थी कि 10 दिन में एक और हादसा हो गया। 25 नवंबर को अगर आपको याद हो कि आरजे मॉल में आग लगी थी और बहुत ही अफसोसनाक वो भी एक इंसिडेंट था। और इसी तरह का एक वाक़या कल हुआ हमारे FB एरिया में, अर्शी प्लाज़ा में। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना डिसेंसिटाइज हो गए हैं, आदी हो गए हैं, क्योंकि हमने शायद इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात देख ली हैं या मैंने इतने सारे हादसे देख लिए हैं कि अब कुछ भी होता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हर हादसा, हर इवेंट, हर कोई मुश्किल वक्त, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़बर बन के रह गया है। ख़बर किस तरह? कुछ पता चला, हमने कहा हाँ ये हो गया, अब क्या होगा, और उसके बाद हम चाय का कप उठाते हैं और हम दूसरी बातें शुरू कर देते हैं। इसी तरह सारे जो TV चैनल्स हैं, अखबार आते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए एक सनसनीखेज़ ख़बर मिलती है। यकीन करें, एक हफ़्ते का फॉलो अप होता है, उसके बाद कुछ नहीं पता होता ख़बर कहाँ गई, क्योंकि इतना बड़ा शहर है इतना बड़ा मुल्क है, कोई और ख़बर हमारा मुंतज़र होती है और कोई और ख़बर में हमें ज़्यादा सनसनी मिल रही होती है। ये बड़ा अजीब सा रवैया है। मैं कल सोच रही थी कि क्या ये हादसा अवॉइड किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था। देखें, लोग कहते हैं ना, जब कोई बहुत परेशानी आती है लोग कहते हैं सब्र करो। हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि सब्र की डेफिनेशन एक दूसरे को बताते बताते हमने हर अच्छी बुरी चीज़ पे सब्र करना क्या, बल्कि उसको बर्दाश्त करना सीख लिया। हम बर्दाश्त और सब्र को मिक्स कर रहे हैं। सब्र ये होता है कि खुदा ना खास्ता आपने अपना 100% दिया, लेकिन अल्लाह की कदर कुछ और थी। अल्लाह ताला ने क्या किया कि उस वक्त ज़लज़ला आ गया या कोई तूफ़ान आ गया और आपका वो काम नहीं हो सका, या आपका किसी का इंतकाल हो गया फैमिली में। अल्लाह की कुदरत पर या अल्लाह की मर्ज़ी पर सब्र करना इज़ डिफरेंट। और आप जो है, अगर आप पूरी रेसिपी फॉर डिज़ास्टर हैं, आपने ना कोई फायर ड्रिल करवाई, ना आपकी सड़कें सही थी, ना आपके फायर ब्रिगेड का अमला टाइम पे आता है, ना आपको ख़ुद एहसास है कि अपनी सिक्योरिटी का क्या करना है, ना लोगों की जो मकीन है उनकी हिफाजत के लिए कोई काम आए, और आग लग जाती है और फिर कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है, इस पर सब्र कर लिया जाए। दैट इज़ एक्चुअली सिली। मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, लेकिन हमने क्या किया है, हम अपनी, जैसे होता है ना, पूरा साल हम नहीं पढ़ेंगे, फिर फेल हो गए तो हमने कहा सब्र कर लो। ये बिल्कुल उसी तरह से कल का वाक़या, इट स्टार्टेड फ्रॉम वन शॉप। गैस सिलेंडर, एक तो दुकान के अंदर गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा था, उससे आग लगी। तो फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को कि 2 दुकानों पे आग लगी है, फायर ब्रिगेड भेजें। आपको पता है कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड आई? कहते तो हैं कि जी फ़ौरन रिस्पांस दिया। फौरी रिस्पांस होता है विदिन अ मिनट, विदिन 2 मिनट्स, विदिन 3 मिनट्स। 15 मिनट के बाद जब पूरे फ्लोर पे आग फैल चुकी थी, 2 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग, उसके बाद ऊपर 4 मंजिला इमारत, कहते हैं कुछ 400-450 लोग अंदर फंसे हुए थे। 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लोग ज़ख्मी भी हैं। ये तमाम हादसा, तमाम सानहा अवॉइड किया जा सकता था। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कम हो सकता था। तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी अपनी है, हर शख्स की, जो सड़क बनाने वाले हैं उनकी, जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले हैं उनकी, जो बिल्डिंग अथॉरिटी होती है उनकी, जो लोग हैं, एक आम इंसान को। चलें, आपको कोई नहीं, अगर आपकी हुकूमत आपका ख्याल नहीं कर रही है, आपको जो अथॉरिटीज़ हैं दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ यू, आप गूगल करके फायर सेफ्टी का कुछ पढ़ लिया करें ना, कि इन केस ऑफ फायर क्या करना है। हमारे यहाँ तो कोई भी मसला हो, मजमा लग जाता है, तमाशाई इकट्ठे हो जाते हैं। भाई कहीं आग है, आप वहाँ गाड़ी लेके जा भी क्यों रहे हो? ट्रैफिक को आगे से बंद करें। कभी कभी मुझे लगता है कि पूरी कौम को खड़ा करके नए सिरे से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो हमारा अलमिया यही है कि हम शायद ख़ुद भी बहुत भोले भाले मासूम हैं और हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी बहुत मासूम हैं। और जब कोई सामने आता है तो हमने बचपन से ही सीखा है कि सब्र कर लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र अच्छी चीज़ है। प्लीज़ अपने आप को अवेयर कीजिए, उठ जाइए खुदारा। और अथॉरिटीज़ से तो मेरा एक ही पैगाम है कि आप भी उठ जाएँ, हम भी उठ जाते हैं, तो कुछ शायद बेहतरी हो जाए आगे आने वाले दिनों में। बहरहाल, मेरे साथ एक बहुत अच्छा गेस्ट का पैनल मौजूद है। बहुत अच्छा प्रोग्राम एज़ ऑलवेज़ हमने तरतीब दिया हुआ है। शेफ़ साइमा भी कुछ बड़ा अच्छा सा बना रही हैं। यूट्यूब पे कोई रिक्वेस्ट आई थी, वो खाना हमारे यहाँ बन रहा है। तो ये सब होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे पास कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल 2 गेस्ट्स मौजूद हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब, मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया था कि ब्रेक के बाद मेरे पास कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मैं अभी आपको उनसे मिलवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम बचपन से ना एक वो सुनते हैं, ज़िंदगी का मकसद है औरों के काम आना। तो हमें लगा कि औरों में शायद एक हम ही शामिल है और एक शायद 2-3 हमारे घर वाले शामिल हैं।
तो औरों के काम आने वाले। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया, अपने अपने दिमाग में बना लिया कि अच्छा ये लोग जो हैं ये सारे सोशल वर्कर हैं और हमारे पास तो भाई टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मैंने लास्ट वीक भी जिस मेहमान से आपको मिलवाया था, एक और हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए मैंने एक बात कही थी कि हम ना पूरी ज़िंदगी वेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास जब बहुत सारे पैसे आएंगे तो फिर हम लोगों की मदद करना शुरू करेंगे, और जो ना पैसे आते हैं ना वक्त रह जाता है। तो आज जो दो मेहमान मौजूद हैं वो भी इसी तरह के लोग हैं जो जिनकी ज़िंदगी का मकसद है औरों के काम आना। मगर मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या आपने बहुत सारे पैसे आने का इंतज़ार किया कि मैं लोगों की मदद करूंगा, या आपने एक दिन सोचा कि बस बहुत हो गई है एंड नाउ आई हैव टू डू समथिंग। तो मेरे साथ दो बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि ज़रिया फाउंडेशन से हैं। तो मेरे साथ कौन है, एक तो जैन और अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। जैन, आपका नाम लिखने के बाद हमने इतनी बातें कर ली थी कि मेरे जैन से नाम मिस हो गया मुझे, अहमद, क्योंकि इनसे मेरी फ़ोन पे भी हुई थी तो आई रिमेंबर्ड हिज नेम। तो जैन और अहमद, आप दोनों ज़रिया फाउंडेशन, तो कौन मुझे बताएगा पहले स्टोरी कि हाउ दिस ऑल स्टार्टेड? जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट ऐसे हुआ कि 2015 में एक हीट स्ट्रोक आया था कराची में, वर्स्ट हीट स्ट्रोक आया था। तो हम सब लाइक माइंडेड लोग जो एक साथ जमा हुए, हमने कहा कुछ करना चाहिए कराची के हीट स्ट्रोक में। तो हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गए और वहाँ पर जब हमने देखा तो उसी वक्त एक एम्बुलेंस आई और लोग जो है ना एक्सपायर हो गए। तो वो चीज़ हमारे लिए एकदम से एक ट्रिगर पॉइंट था कि यहाँ लोग कैसे मर रहे हैं, कि जबकि यहाँ पर ना हीट स्ट्रोक हुए और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जितने हम लोगों के पास पैसे थे, 1000 रुपये 500 रुपये, हमने ना कार्टन ख़रीदा एक्वाफिना की बॉटल्स का, और वो हमने कहा कि हमने यहाँ पर डिलीवर करना। वहाँ से हमारी जो है ना लाइफ जो है ना बिल्कुल चेंज हुई कि हमें ना कुछ करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए कुछ डेवलप करना चाहिए, कुछ उनको कुछ देना चाहिए। हमने तो हमेशा लेते रहते हैं, और ड्राइंग रूम सियासत हम हर कोई कर रहा होता है कि ना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये मुल्क का ऐसा है, ये ख़राब है, ये फलाना है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक हम खुद आए ग्राउंड रियलिटी में, जब पता चला कि क्या है क्या नहीं हो रहा, तो उसमें फिर हमने आके काम करना शुरू किया। और फिर बहुत अलग अलग सेगमेंट्स में हमने काम किया। राशन ड्राइव करने शुरू की, रमज़ान में हम लोगों ने फिर ना अफ्तारी करवाना शुरू कर दिया ज़ौद्दीन पे, डिफरेंट फिर हमने करते चले गए। और इस तरीके से हमारी जो NGO है जिसका नाम ज़रिया फाउंडेशन है, तो वो आज सबके सामने है। ज़बरदस्त। जैन, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप दोनों, जैसे आप, मैंने पूछा था कि रिश्तेदार हैं, आपने कहा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, आप लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। जो आप सोच रहे होते हैं आपको कोई ना कोई मिल जाता है। आपने अहमद साहब से आपका ताल्लुक कहाँ से बना था? असल में जितने ये बताया उन्होंने, हम हीट वेव पे स्टार्ट हुआ था ये रहबर प्रोग्राम। आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे? हम जानते थे। ये सब सारे मुख्तलिफ फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड थे। एक ने स्टार्ट किया, दूसरा साथ मिला, तीसरा साथ मिला, करते करते ये सारे फ्रेंड्स में मिलके हुआ कि अच्छा कुछ करना चाहिए। तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं वॉलंटियर करने जा रहा हूँ, एक दोस्त को बोला, वो साथ आ गया, वो मिल गया, एक और दोस्त साथ आया, ऐसे मिल गया। तो इस तरह करते करते सब ज्वाइन होते रहे और सबके अपने अपने काम थे। तो एक और अच्छा एक जो थिंकिंग प्रोसेस आता है, जो आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस आता है, बहुत प्रोडक्टिव आता है। तो करते करते आहिस्ता आहिस्ता 2015 से लेवल बढ़ते बढ़ते अब ये लेवल आ गया कि अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे लोग। ज़बरदस्त रिकग्निशन अब हो गई है। मिलना शुरू हो गई। अच्छा अहमद साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि सब अपने अपने काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग तो एक तासुर आता है कि NGO है तो देखो अभी NGO उन्होंने बना लिया, अभी पराठो भी खरीद लेंगे। लोगों के दिमाग में होता है ना कि ये दूसरों के पैसों से, और आपने एक जिक्र किया था कि ये उल्टा हम ही पैसे दे रहे हैं, से हम एक कुछ भी नहीं कमा रहे। तो आपकी क्या वैसे अदर देन NGO क्या मसरूफियात है? जी, मैं एक बैंक पे जॉब करता हूँ। अच्छा। और बाकी ट्रेनिंग से भी ताल्लुक है, ट्रेनिंग और इसी तरीके से। तो ये काम तो अपना तो ये नहीं कि आपको ही पता था कि अच्छा ये मेरी अर्निंग सोर्स नहीं है। और सेकंड ये जो मैंने जैसे बताया ना कि हमारा माइंडसेट टोटली चेंज हुआ था हीट स्ट्रोक के बाद से। अच्छा, आपके अस्पताल में किसी वजह से वहाँ मौजूद थे? वही मैं बताया कि जब हमने खबर सुनी जैसे कि ना ये हीट स्ट्रोक ज़बरदस्त किस्म का आया है कराची में, और लोग जो है ना उनको पानी नहीं मिल रहा, या उनको जो है ना वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए या वो देखने के लिए कि ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से लोगों को सपोर्ट, सोच के साथ गए, इस सोच के साथ जब गए वहाँ पर, तो जब और फर्स्ट एक्सपीरियंस ये हुआ कि एम्बुलेंस आई है और उसमें जो पेशेंट है, जैसे ही उसको दूसरे बेड पे लेके जाने ही लगे हैं, वो एक्सपायर कर गया। तो वो चीज़ जो है ना ट्रिगर की, और वो चीज़ जो है ना हमने कहा कि नहीं यार, या मेरी अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल चेंज हो गई 360 डिग्री के ना। यहाँ पर हम आए थे कि क्या देखने के लिए, क्या करने के लिए, और वो बंदा जो है ना वो सिर्फ छोटी सी उसको चीज़ नहीं मिली और वो एक्सपायर कर गया। पानी एक छोटी सी है
काम और उससे एक्सपायर कर गया, तो ये चीज़ जो है ना हम लोगों ने कहा कि ठीक है अब जो है ना हमने कुछ करना। और वैसे भी आपस में जब बात होती थी अपने स्कूल फ्रेंड से या वैसे, तो हम ये कहते थे कि पाकिस्तान का कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये वसाइल नहीं है, ये मसले ये ट्रैफिक का ये। तो हमने कहा कि चले अपने तौर पे तो जो कुछ कर सकते हैं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो तो कुछ करें ना, ताकि उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। उसका इम्पैक्ट जो है जैसे बैम्बू के ये जो फ्लड में लास्ट ईयर जो फ्लड हुआ है, तो हमने बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में जो हमने बैम्बू स्ट्रक्चर्ड हाउसेज बनाए, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं उनको। फिर उनको पता लगा कि यार ये जो इस जगह पे बैम्बू स्ट्रक्चर्ड हाउस बन सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने उसी लोकल मड के थ्रू जो उनको एक्सपर्टीज़ थी, उनको बस ये टेक्निक मिल गई कि बैम्बू स्ट्रक्चर से बन सकता है तो हम इसके ज़रिए से बना सकते हैं। तो लोकल लोग अपलिफ्ट हुए। इसी तरीके से जो फ्लड के हवाले से और दूसरे हमने जो इंसेक्ट का काम किया, तो वो उसमें लोगों को मदद मिल गई, बीज उनको दिए। तो अच्छा, उनको आप जिक्र कर रहे थे कि आपने बीज भी दिए हैं लोगों को। जी, तो ताकि उनकी जो है ना जैसे खेत ख़राब हो गए या उनको तो कुछ फसल उगनी शुरू हुई है। बिल्कुल साल हो गया ना इस बात को। तो फसल उगनी शुरू, तो ये चीज़ जो है ना देख के उनको खुशी होती है कि यार ये जो NGOs है या ये जो लोग हैं ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। इतने दूर से आ रहे हैं, कराची से शाहनुरारी में आ रहे हैं, अगर ना ओडी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई उनका मकसद है हमें अपलिफ्ट करने के लिए, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनके साथ काम करना चाहिए। सही। जैन, आपका क्या रोल है? ये तो मुझे लग रहा है बिग बॉस है, आपका क्या रोल है? अच्छा, रोल किसी का डिफाइंड रोल नहीं है। एक्सपर्टीज पे एक्सपर्टीज से ज़्यादा जहाँ पे मैं अकाउंटेंट हूँ, ये भी फिर इत्तेफाक से अकाउंटेंट है, हमारे साथ सिविल इंजीनियर भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी मौजूद हैं। जैसे बोर कर रहे होते हैं, बोर में हमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर की नीड पड़ती है कि किस सोलर पैनल कितने चाहिए होंगे, पंप कितने चाहिए होंगे, तो सबने काम डिवाइड किए हुए हैं। फील्ड वर्क अलग वॉलंटियर कर रहे होते हैं, किसी पास टाइम होता है मैं भाई के पास ऑफ ले सकते हैं, क्योंकि हम सब जितने मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स, सबके सब ऑन जॉब है। सही है। सबकी अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग सेपरेट है, तो अपने अपना टाइम और अपनी स्ट्रेंथ भी ना, किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, किसी की कोई होती है, तो इट्स अ गुड टीम वर्क। अगर मैं कहीं नहीं जा पा रहा तो कोई और चला जाएगा, कोई और नहीं जा पा रहा तो तीसरा शख्स चला जाएगा। नॉर्मली कोशिश करते हैं सब साथ जाएं, ताकि हमारा एक एक्सपीरियंस हो चुका है तो काम जल्दी निपट जाता है। लेकिन कुछ स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनके बच्चों को कभी कभी इनरोल कर लेते हैं वॉलंटियर के, हम जा रहे हैं कि आप हमें नीड है, क्योंकि मैन पावर बहुत कभी कभी चाहिए होती है, राशन ड्राइव में बहुत चाहिए होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। कुछ जगह ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है हमें कि हम गए हैं और उनको इतना अच्छा अपलिफ्टमेंट हुई है कि वार्ड हम पंप लगा के आए थे, वापस आए तो उन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी, पूरा गाँव चेंज हो चुका है। वो देख के भी एक सेटिस्फेक्शन होती है और एनर्जी भी मिलती है। बिल्कुल। अमर साहब, कुछ चीदा प्रोजेक्ट्स का जिक्र करना चाहेंगे? अभी मैं देख रही थी कि आपने किसी तरह गज़ा भी पैसे भिजवाएं, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मदद करें, लेकिन हमें सही NGOs नहीं पता या हमें राइट चैनल्स नहीं पता कि गज़ा में किस तरह इमदाद पहुंचाई जाए। जी, हमने टर्किश बेस्ड NGOs है जिसको हमने अपने फंड्स ट्रांसफ़र किए थे, और वो जो है ना शबाब जैसे एक है, तो वो जो है उन्होंने आगे एक्सेस उनके थे, एक्सेस है वहाँ जी पे? तो वहाँ पर उन्होंने फिर आगे स्कूल में और दूसरे मेडिसिन के हवाले से और जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल किया। तो अगर एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि मैं गज़ा में अपनी इमदाद पहुँचाऊँ, तो क्या पैसे देने चाहिए, कपड़े देने चाहिए, क्या किस तरह से? यहाँ से चीज़ें भेजना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सही है। क्योंकि हमें वो भी देखना होता है कि यहाँ से भेज रहे हैं एक चीज़ 100 रुपये की, पहुँचते वहाँ 1000 रुपये की ना पड़े, ताकि वो पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो यंग हमने आज़ाद पाकिस्तान के साथ मिलकर और 2-3 NGOs और भी पहुंच रही हैं, कुछ और NGOs मेडिकल स्टाफ भेजा है, तो कोशिश ये होती है इजिप्ट की बॉर्डर खुला है, रफा बॉर्डर, वहाँ से परचेजिंग होके और वहीं से जाए। तो पैसे भेजें, पैसे के साथ वहाँ पे अगर आपको कोई श्योरिटी दे सकता है, हम लोग श्योरिटी लेते हैं, हम प्रोवाइड करें, हमें भी लोगों ने बोला था। तो साथ साथ जो बाकी NGOs जो पहुँच रही हैं, जो प्रूव कर सकती हैं और आपको दे सकती लिस्ट दे सकती हैं, ठीक है हमें ये पहुंचा रहा है और इस तरीके से पहुंच रहा है, तो पहुंच तो रहा है, लेकिन ये थोड़ा हर्डल है अभी भी, क्योंकि बॉर्डर्स आपको पता है, न्यूज़ में देखते होंगे, ओपन नहीं है और इतना इजीली एक्सेस नहीं देते वो। सही है, सही है। तो लोकल ही काम कर सकता है, यहाँ से कोई और जाके वो लेके हम कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल काम है। मुझे बताएं कौन सी यहाँ पे NGOs हैं जैसे आप जिक्र कर रहे थे? जमात इस्लामी की अल-खिदमत है, बैतुस्सलाम एक NGO वो है जी, और ये दो ऐसी हैं कि मुस्तनद हैं, क्या मुस्तनद है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या और कोई बिग प्रोजेक्ट्स दैट यू वर्किंग ऑन? एक तो ये बैम्बू स्ट्रक्चर्ड है,
और उसके अलावा जो हमारे रेगुलर बेसिस पे जो है ना मेल न्यूरिश्ड जो चाइल्ड्स होते हैं तो उनको हम जो है ना खाने का दे रहे हैं जो कि अच्छा उनके एक वजह ये भी है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ताकि वो ना मिनिमम जो अमाउंट है रखी हुई हमने उससे वो खरीद सकें और वो ये ना लगे कि ना ये इनको जो ना अच्छा ये लंगर फ्री लंगर नहीं है नहीं वो नहीं है ये आप सेल कर 10 रहे रुपए में आपको खाना मील है मील है Okay, तो awesome. वो ऐसे लेस प्रिविलेज एरिया में जैसे हमने स्टार्ट किया था रशीदाबाद से तो रशीदाबाद में जो कम्युनिटीज़ थी ज़्यादातर पठान फैमिलीज थी लेकिन उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है जी, तो उनको जो ना ये प्राइस मिनिमम प्राइस रखा ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे और वो परचेज़ करके खाएं तो उनका एक वक्त का खाना हो जाए दोपहर इसलिए कि स्कूल के फ़ौरन बाद उनको खाने की रिक्वायरमेंट होती है और वो बच्चे जो है मतलब उनकी बहुत ही कमज़ोर बहुत ही लागर किस्म के होते हैं तो इस वजह से उनको एटलीस्ट उनको प्रॉपर फूड मिल जाए फिर वो अपने घर भी लेके जा सकते हैं तो ये उनको किया गया था उसके बाद फिर मंगोपीर में किया है तो ये जो मेन प्रोजेक्ट है जो कि रेगुलर बेसिस पे जो है हमारे दस्तरखान का जो बंदा है वो जाता है वहाँ पर ना वो परचेज सेल करता है वहाँ पर लोग परचेज तो दस्तरखान जो है वो फ्री लंगर नहीं है ये बहुत अफोर्डेबल मील है वन टाइम मील थरपारकर में आप लोगों ने कोई वाटर प्लांट भी लगाया थरपारकर में वाटर प्लांट्स भी लगाए हैं और प्लांट लगाए हैं वहाँ पे भी यही दे आर स्टिल ऑपरेटिंग जी हम ऑडिट करते हैं एनुअल जाके हम लोग खुद चेक कर रहे हैं अच्छा आप चेक करते हैं जाके हैंड पंप्स हमने तकरीबन 150 से ऊपर हैंड पंप्स लगा चुके हैं अच्छा जी वो भी रिमोट एरियाज में जहाँ पे नीड ना हो बीच में आपने सुना होगा लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा सैलाब से पहले खुशहाली आई थी कुछ एरियाज में वहाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे हमने अभी क्या सिचुएशन है आप जैसे ऑन ग्राउंड रियलिटी जानते हैं फ्लड के बाद ना पंप्स आपके बहुत सारे एक्सपायर हो चुके होते हैं तो दोबारा से हम लोग पंप्स भी ऐसा ऐसा जहाँ पे लग चुके हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं काम नहीं कर रहे उनको मेंटेन करना दोबारा बोर करवाना उस पर भी काम कर रहे हैं कोविड में तकरीबन बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा था उसमें हमने राशन ड्राइव्स बहुत मास लेवल पे की हम सबके पास टाइम था और सब हमारे पास वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वर्क ही बंद हुआ था ऑलमोस्ट सबका तो उसमें बहुत काम किया वैक्सीनेशन हमने की हैं दूसरी मुख्तलिफ एनजीओ के साथ मिलके वैक्सीनेशन ड्राइव्स होती हैं वो गाड़ी ले जाके रिमोट एरियाज में जहाँ लोग आ नहीं पा रहे हॉस्पिटल्स करीब नहीं है तो रिमोट एरिया में जाके वैक्सीनेशन करना लोगों को उस पर काम किया फ्लड में पहले क्योंकि सब जगह से हम जब थोड़ा सा लोगों को पता चलता है काम कर रहे हैं तो ये हमें एक ट्रस्ट लेवल खुद चेक करना होता है क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डोनर की तो हम खुद जाके 2 से 3 दिन पहले हमने सर्वे किया कि एक्चुअल में जो लोग कह रहे हैं पानी है तो उस जगह पे वो हालात हैं या नहीं है उसके बाद फिर जाके फिर चैनल बना के नेवी ने बहुत सपोर्ट की उसके साथ जाके हम पहुँचा जाके ऐसी जगह भी पहुँचे हैं यहाँ पे 12 दिन में हम वो वाहिद शख्स थे जो हमें पता चला कि यहाँ पे लोग हैं ड्रोन के थ्रू जाके देखा ड्रोन में नजर आया कि यहाँ पे लोग बैठे हुए शिप पे बैठ के गए तो पता चला 12 दिन से वहाँ पे कोई आया ही नहीं है ना उनका खाना है ना पानी है तो ऐसी ऑन फील्ड जाके फिर जब रियलिटी कौन से सिंध बलूचिस्तान जुड्डो की जगह जुड्डो के पास की जगह वो थी कहाँ है जुड्डो आपके मीरपुर खास के आगे सिंध में तो ऐसी जगह भी 12 दिन से वो थोड़े लोगों को गाँव को पता होता है अपना एरिया का तो ये अच्छा काम किया था बच्चों को पहले ही शिफ्ट कर दिया था अपना सामान लेके जा रहे थे तो बंद टूट गया था तो खुद स्टक हो गए थे और बच्चे वहाँ शिफ्ट हो गए बच्चे वहाँ शिफ्ट हो गए और आपके पास मोबाइल के सिग्नल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कुछ ऐसी खवातीन थी कहेंगे हमें 15 दिन से कपड़े दिए बदले जो था वो बह चुका है और 15 दिन से आप उसी पानी में बैठे हुए हैं ओह माय गॉड पे मच्छर अलग बीमारियां अलग हम दादू में मौजूद थे तो उसी वक्त पता चला कि बंद टूटने वाला है तो तकरीबन 10 किलोमीटर का पैसेज था एक पतला सिंगल रोड है इस साइड पे घर है इस साइड पे झोपड़ियाँ हैं और हम पहुँचे हैं देखने के लिए एंड में क्या सूरत हाल है तो पता चला अनाउंसमेंट होती है कि बंद टूटने वाला है आप आगे शिफ्ट कर जाएं तो वो ज़िंदगी का समझे ऐसा था जैसे हिजरत के वक्त लोग मूवीज़ में दिखाते हैं एक साहब को हमने खुद देखा कि एक सर के ऊपर चारपाई के ऊपर सामान उसको बैलेंस किए हुए एक हाथ में बच्चे पकड़े हुए 3 एक हाथ में भैंस पकड़े हुए और आंसू से रोते हुए जा रहे हैं कि उनको पैदल 20-25 किलोमीटर आगे जाना है जाके बैठेंगे का और ऐसे एक तो नहीं पूरी जो बता 10 किलोमीटर में बेल्ट थी उस पर कोई 20-25 हज़ार लोगों को ऐसे जाना है ना उस खाने का पानी है ना पता है बैठेंगे का ना वॉशरूम जाने की जगह है ना पर्दे की कोई जगह के बैठ जाए और ऐसे हालात में आप पता है पीछे से थोड़ा सा लेट हो गए तो पानी आया तो आपकी जान को खतरा है लोगों को ऐसा देखा है कि 20-20 25-25 बकरे अपने 500-500 हज़ार रुपये में देने के बस ले जाएं ना हमको काटें तो खा नहीं सकते आग कैसे जलाएंगे लकड़ी नहीं है तो कहते हैं बस ले जाओ उससे मरने से अच्छा है मुझे कुछ 500 हज़ार रुपये मिल जाए और जब इस तरह की स्टोरीज देखते हैं ना तो और जज्बा आता है इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है कि
पंजाब ये बलूचिस्तान के वडेरे नहीं करना चाहते, या बलूचिस्तान के लोग ऐसे हैं या सिंध के लोग ऐसे, तो ऐसा कुछ हमें देख को नहीं हुआ और एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ, और बल्कि वो बड़े वार्म हार्टेड मिलते, बड़े ओपनली वेलकम करते हैं, और हमें वहाँ जाके ऐसा फील होता है कि पता नहीं हम किसी दूसरी दुनिया के मखलूक हैं, और ये चीफ गेस्ट के तौर पे हमें वो ऑनर करते हैं, और बहुत ही अच्छा उनका जो रिस्पेक्ट करने का अंदाज़ है बड़ा ज़बरदस्त होता है कि आपको मतलब कराची की लाइफ से वहाँ की लाइफ ज़्यादा, जब भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा ज़्यादातर वक्त वहीं की हम कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें, डेवलप करें और उनके लिए जितना काम कर सकते हैं करें। यहाँ पे कराची में रसाई बहुत है, यहाँ पे इतनी एनजीओज हैं, ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास, कुछ ना हो आपको पता आप भूखे नहीं मरेंगे, जगह जगह पे स्टॉल्स हैं, कोई मदद कर देगा। वहाँ पे ऐसा है कि आप कुछ नहीं है तो वहाँ पे सपोर्ट करने वाले भी कोई नहीं है, और वहाँ पे अगर आप किसी को 5 रुपये की मदद करते हैं ना तो वो उसको मल्टीप्लाई करना जानता है। अगर थोड़ी सी हेल्प करेंगे, जैसे हमने सीड प्रोवाइड किया, हमें पता है आपकी फसल बह चुकी है, आपको वो दोबारा अपलिफ्ट होने के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है आपकी, ना आपके पास पैसे हैं। अगर ये फ्लड जब आया है तो फसल कटने का टाइम था, ओह अच्छा, तो जो गांव में ट्रेंड ये होता है कटने के बाद अपना लोन पे करते हैं, वो डेट पे बीज लेके लगाते हैं, तो ये तो बह गया, सब बह गया, आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, लोन वहीं का वहीं। तो हाँ, तो इसलिए पे हमने कहा अच्छा हम सीड प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको दोबारा से सही। तो वो अब जो है 1.5 साल हो चुका है। कल ही हम लोग रात को एक साहब से मिल के आए हैं बेला में, बता रहे हैं कि अब उनकी तीसरी फसल लग रही है उन्हीं सीड से, तो वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग करना खुद जानते हैं। ज़बरदस्त। कोई बात लास्ट में आप में से कोई एक नाजरीन को मैसेज देना चाहे तो? नाजरीन को मैसेज यही है कि ये जो काम है ये ऐसे ही नहीं है, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो जो लोग आना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के आए हैं कि बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है इसमें आपको, बहुत जैसे जैन ने बताया कि हमें ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए भी होते हैं, और ऐसे वॉलंटियर्स अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम में मौजूद है जो कि अपना टाइम, अपना हर चीज़ फैमिली को छोड़ के अपनी सारी एनर्जी, सारी चीज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से आज इस हमारी जो एनजीओ है या उसका एक नाम है, उसका एक रेपुटेशन है मार्केट में कि हाँ ठीक है ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये एक मैसेज। दूसरा नीड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हम बाहर जाके छोटा काम करने से कतराते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई बोलेंगे ना कि आपको एरिया साफ करना है अपना, आप कहोगे मैं क्यों झाड़ू दूंगा, बाहर जाके बेशक कोई भी काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हमने कहने को जो भी है, हमने गटर भी हम साफ किए हैं। फ्लड में, जब कराची में फ्लड आया था 2 साल पहले, हमने गटर का पानी भी निकाला है, हमने घर भी बनाए हैं, कंस्ट्रक्शन काम भी किया है, खुद प्लास्टर भी किया है, बेला में हमने 100 घर बनाए, उसके साथ साथ वॉशरूम की ट्रेनिंग देना, वॉशरूम यूज़ करना सिखाना। तो छोटे से कोई भी काम ऐसा नहीं है आप बोलेंगे ना नहीं हम ये नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक फैमिली को ले लें, कुछ नहीं कर सकते आप, किसी एक बच्चे को, किसी एक शख्स की जिम्मेदारी उठा, बहुत छोटे से लेवल पे कर लेंगे, हाँ ठीक है आपका मैं, और ये ट्रेंड भी निकालें थोड़ा सा कि सिर्फ पैसों की मदद करनी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, पैसों की मदद नहीं कर सकते, तो हदीस भी है कि अच्छी ज़बान भी सदका होती है। आप खाली उस ट्रेनिंग कर लें, थोड़ी सी समझा दें, आधा घंटा अच्छा मशवरा दे दें, कोई राह दिखा दें, काम सेट करके दे दें कि ठीक है आप ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप मैं ये काम करता हूँ, आप ये काम कर लें, सही पार्टनरशिप कर लें, किसी को आप ठेला लगा दें, लेकिन कुछ करें जरूर, कुछ करें। जो बाहर जाके कर सकते हैं तो अपने पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का, और अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे, कामयाबियाँ दे, और ये काफ़िला जो है जो आप लोगों ने शायद 3, 4 या 5 दोस्तों ने शुरू किया, अगर आज माशाल्लाह कारवान बन गए, इसमें भी और बरकत दे। तो अल्लाह ताला जो है वो, मैं ये कहती हूँ कि बस हिम्मत कायम रह के, क्योंकि मसाइल तो इतने जो शायद ख़त्म नहीं होने वाले। तो बहुत शुक्रिया। तो भाई आपने जाना कि किस तरह आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सोशल स्टेटस, किसी भी क्लास में रहते हुए भी कुछ ना कुछ तब्दीली ला सकते हैं अपने इर्द गिर्द, और वो ज़िंदगी ही क्या कि जब आप मर जाएं तो लोग बोलें अच्छा ही और जान छूटी। बेहतर है कि लोग आपको याद करें, आपके लिए दुआ करें, और आपके दुआ करने वाले देखें, अपनी फैमिली वाले तो दुआ करने के लिए होते हैं, कमाल तो तब है जब आपके लिए वो लोग दुआ करें जिनसे आपका कोई रिश्ता ही ना हो, या आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो आज हमारे हीरोज़ के एपिसोड में मैंने आपको इतने अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, और ऐसे लोग ना बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, हमें ख़ुद मोटिवेशन मिलती है, और हम दूसरों की बातें, जैसे अभी मैं इनसे सुन के मैंने ये सीखा, हमें आम ख्याल है ना कि ये लोग जो गाँव गोटों के लोग हैं ये तो वैसे ही कुछ नहीं करना चाहते। अभी इन्होंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताया कि आप इन्हें 5 रुपये दें तो उसको मल्टीप्लाई करके 30 करना ये जानते हैं। तो राय कायम करने के बजाय थोड़ा फुटफक करें, ख़ुद अपना पहचानें अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं आपसे मिलूँगी ब्रेक के बाद शेफ़ साइमा के किचन में, तो आपने कहीं नहीं जाना है, हम थोड़ी देर में मुलाकात कर रहे हैं।
वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ साइमा के किचन में, मेरे हाथ में गर्मा गर्म कप चाय का, और देखते हैं कि आज क्या बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है महविश, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप ये बताएं, नहीं पहले मैं आपसे पूछूंगी फिर आप मुझसे हाँ जी। पूछेंगी। आप ये बताइए कि आप बचपन में कौन कौन से कार्टून्स देखा करते थे? मुझे पता है, स्पिनच देख रही हूँ, पॉपाई द सेलर मैन, है ना? हाँ, तो वैसे आज वही हम देखते थे सबको- हम, इतने पुराने जमाने के पॉपाई और टॉम एंड जेरी आता हाँ, था ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो और हैक एंड जैकल। हाँ, वो तो मैं बहुत ज्यादा देखती थी, बहुत शौक और था। हमें ना अम्मी ने पॉपाई दिखाया इसीलिए था कि वो हमें ये बताने के लिए कि स्पिनच ये खाओगे तो ताकतवर खास होगे, क्योंकि हम इसी में बिल्कुल। मुंह बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम जो है अपनी रिक्वेस्ट पे लेकर आए हैं पालक पनीर की रेसिपी, और वो मैं आज अभी शेयर करने जाऊंगी, और इसका कुछ प्रोसेस है जो मैं साथ साथ दिखाना भी चाह रही हूँ। तो पहले अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो मैं शेयर करती हूँ, और फिर आपको साथ ही इसके कुछ प्रोसेस भी दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने जो है स्पिनच ले ली है तकरीबन 1 किलो के करीब, और उसको मैंने ब्लांच कर लिया था पानी में डाल के। क्या किया था? मैं बताती हूँ। उसको मैंने किया ये कि अक्सर लोगों की जो स्पिनच होती है उनका कलर, पालक का कलर डार्क हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा उसको ओवर कुक या ओवर स्टीम कर देते हैं। आप करें ये सिंपली, और ये बहुत अच्छा मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ, समझ लीजिए इसको। आपने पालक लेनी है, पालक की डंडियाँ रिमूव कर देनी है, थोड़ी सी रहें, कोई मसला नहीं है। छोटी पालक का इंतखाब करें जो बेबी पालक कहलाती है, ठीक है, वो आप ले लीजिए, तो आपकी डिशेज़ और बेहतरीन बनेगी। उसके बाद आपने उसको छोटा छोटा काट लेना है, और काटने के बाद ही जो है उसको आपने धोना है। धो कर, क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी होती है, 2 से 3 बार आप उसको धो लीजिए, ठीक है। धोने के बाद आपने पानी गर्म करना है एक पॉट में। तो जैसे ही पानी को उबाल आए, आपने अपनी सारी पालक जो है उसमें डाल देनी है, एंड फॉर 2 मिनट्स आपने उसको हल्का सा खौलाना है या स्टीम दे देना है, और बस आपने चूल्हा बंद करके बराबर में उससे पहले आपने ठंडा यख पानी एक बोल में रखना है, ठीक है। जब आप वो पालक को निकाल के उस ठंडे यख पानी में डालेंगे तो जो पालक का कुकिंग प्रोसेस है वो उसी वक्त रुक जाएगा, और उसका जो कलर है वो वहीं फ्रीज हो जाएगा, ग्रीन कलर ही रहेगा। उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था 3-4 अदद हरी मिर्चों के साथ। आप ये देख सकते हैं, इतना ब्राइट ग्रीन कलर जी, है। ये बिल्कुल भी डार्कर साइड पे नहीं है, और इसकी वजह ये है कि मैंने सिर्फ इसको उस हद तक ही पकाया है जितनी मुझे ज़रूरत थी। बाकी हम, क्योंकि पालक पनीर का कलर बड़ा अच्छा खिला खिला सा होता है, तो हमने इसको डार्कर साइड पे नहीं लेके जाना। प्लीज़ इस रूल को जब आप फॉलो करेंगे, स्टेप को, तो आपकी पालक हमेशा अच्छी और खिली खिली बनेगी। मुझे एक बात बताएं, जी। आपने पालक को जब थोड़ा सा स्टीम दिया था, या जी। तो आपने जब निकाली है पालक तो उस पानी समेत ठंडे पानी में डाल दिया जो नहीं already नहीं, था? बस मैंने उसको ना जैसे स्ट्रेनर में निकाली? स्ट्रेनर ही डाल दिया कि यूं यूं करके, या जो भी सही है। छन्नी वाला चम्मच सा होता है वो लेके, और बस अब मैं ठंडे या ठंडे पानी पानी में बर्फ वाले में डालती जा रही थी बड़े बोल में। तो वो इतना खिला खिला था, बस फिर मैंने उसको निकाल के थोड़ी देर अलग छन्नी में रख दिया तो ताकि आपका उसका कलर पानी रुक निकल गया। जाए। जी, और फिर मैंने उसको सिंपली ब्लेंड कर लिया 5 से 6 अदद मिर्चों के साथ, हरी मिर्चों के साथ, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल सही करेंगे। है। अब आपने कितना ऑयल लिया ये पैन मैं में? ले आई हूँ जी। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया है। मैं पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ माविश। या अगर आपको कुछ वो करनी है, सौते करना है, तो आप वो बताएं कि अच्छा, कितना ठीक हम है। डाल रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं क्या पहले इंग्रेडिएंट्स बताऊँ या मेथड स्टार्ट कर दूँ डायरेक्टली? नहीं, आप इंग्रेडिएंट्स बता दें, क्योंकि फिर तेल बंद कर दूं क्या नहीं चूल्हा? नहीं नहीं, बंद ना Sure? करें, क्योंकि हमें थोड़ा सा तेज़ ही चाहिए। सही है। इस गरम तेल में हम कितना क्या डाल रहे हैं ये जी बताइए। माविश, अभी सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो है वो पालक का बता दिया आपको। फिर मैंने एक पूरा क्यूब 200 ग्राम वाला कॉटेज चीज़ का यहाँ पे लिया है। याद रखिएगा इसमें कॉटेज चीज़ ही जाती है, जिसको मैंने ऐसे क्यूब में काट लिया है। कॉटेज चीज़ आम दस्तयाब है? आम दस्तयाब है, लोकल पैकेट ब्रांड्स वाली? में भी दस्तयाब है जी। तो आप लोकल ब्रांड का कोई भी पैकेट ले लीजिए, 200 ग्राम वाला पैकेट इनफ होगा इस 1 किलो पालक की डिश बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको रेक्टेंगुलर भी काटा है और स्क्वायर भी काटा है, आप कोई भी शेप काट सकते हैं। और इसको मैं पहले अपने थोड़े से ऑयल में फ्राई करके, गोल्डन फ्राई करके निकाल लूँगी, ठीक है। तो ये हमारी आ गई कॉटेज चीज़ 200 ग्राम। 200 ग्राम जी। फिर इसमें तकरीबन मैंने 3 टमाटर को ब्लेंड कर लिया था। आपके पास टोमेटो प्योरे हो आप वो डालें, वरना 3 मीडियम साइज़ टमाटर लेके ब्लेंड कर लीजिए, ऐसे जैसे मैंने सिंपली ब्लेंड किया है। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन।
अच्छा खासा लहसुन जाएगा, 2 टेबलस्पून के बराबर भर के मैं लहसुन डालूंगी। 1 मीडियम अनियन मैंने लिया है, प्याज का इस्तेमाल करूंगी जो कि चॉप्ड है, यहाँ पे छोटा छोटा आप लोग देख सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन 1 कप के करीब टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मैंने क्रीम चीज़ भी दी है, वो ऑल्टरनेट है क्रीम चीज़, ठीक है। अगर किसी को क्रीम चीज़ अच्छी लगती है और आसानी से अवेलेबल है तो आप अपनी क्रीम के साथ उसको वो कर सकते हैं, नहीं मिक्स भी कर सकते हैं और ऑल्टरनेट वे में भी डाल सकते हैं। यानी ये आपने स्किप कर दी, अगर टेट्रा पैक क्रीम नहीं है आपके पास, घर में क्रीम चीज़ पड़ी है तो आप क्रीम चीज़ ऐड करें। बॉटल वाली क्रीम चीज़ यूजुअली बहुत अच्छी रहती है। जो इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड ही है जी, चूँकि मेरा नहीं ख्याल के लोकल में कुछ लोकल में भी क्रीम चीज़ आ गई हैं जी, बिल्कुल। तो आप वो यूज़ कर लीजिए। तकरीबन 6 टेबल स्पून इसमें जाएगी और मैं आज यहाँ पे टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी डाइल्यूट सी कंसिस्टेंसी चाहिए। और अदरवाइज़ आप लोग ये भी कर सकते हैं, हाफ़ एंड हाफ़ आप मिला सकते हैं क्रीम चीज़ और ये, तो दोनों का बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया है। अच्छा, फिर मैं इसमें सबसे पहले जो है ज़ीरा शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर ऑयल में। पहले मैं अपनी ये जो कॉटेज चीज़ है फ्राई करके निकाल लूँगी, उसी फिर ऑयल में मैंने 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा शामिल करूँगी। फिर 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्चें हैं मेरे पास यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं शामिल करूँगी। और जब इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो फिर मैं दो चम्मच जो है लहसुन डाल दूँगी भर के, ठीक है। लहसुन की भी जब ज़रा सी खुशबू आने लग जाए तो आपने प्याज डालना है। प्याज डाल के हल्का सा गोल्डन ब्राउन या सॉफ्ट होने तक, या प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, आपने उसको सौते करते रहना है खड़े होकर ही। जब ये सौते हो जाएगा, हल्का सा उस पर गोल्डन सा शेड आने लगें, तो अब आपने सारे ड्राई स्पाइसेस डालना शुरू कर देने हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून यहाँ मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी ले ली है और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने काली मिर्च ली है। नमक का मैं इस्तेमाल करूँगी, हम अपना पिंक सॉल्ट भी डालेंगे यहाँ पर, लेकिन याद रखिए कि जो स्पिनच होती है वो नमकीन होती है, तो नमक हमने थोड़ा कंट्रोल करके डालना है। और क्रीम चीज़ या टेट्रा पैक की क्रीम भी हल्की सी नमकीन की साइड पर होती है। क्रीम चीज़ में होता है सॉल्ट, तो आप लोग सॉल्ट अपना बाद में ऐड करें आखिर में और फिर चख लें कि जितना भी रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ शुरू करने जा रही हूँ माविश प्रोसेस अपना, और मुझे वहाँ से एक ये वाला छन्नी वाला चाहिए होगा, चम्मच भी। आप क्या कहते हैं इसको, झारा? ऐसे मुश्किल सवाल ना मुझे नहीं, मैंने सुना है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं। मामी आप थोड़ा पीछे हो प्लीज़। यहाँ पे इसको मैं फ्राई करके निकालती हूँ, गोल्डन फ्राई करते हैं हम इसके साथ ही। हर फैमिली के ना अपने अपने नाम होते हैं, जैसे आपने कहा वो डोई जो है, नहीं जैसे हम हर आदमी का नाम universal अच्छा रखते हैं और उसको बिगाड़ देते हैं ना, गुल्लू, पप्पू और पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास हर चीज़ के निक नेम मौजूद हैं। अच्छा माविश, मैं इसको लड्डन बब्बन तो बड़े लखनवी निक नेम्स हैं। हाँ हाँ, लेकिन अब मुझे नहीं, अब सिर्फ कौन होगा लड्डन, क्या होगा अब? अगर लड्डन कहीं पर भी कर देगा माँ बाप जिंदा है तो वो हमें मैसेज करे कि मैं जिंदा हूँ। वो क्यों, वो भी नहीं करेंगे, कहेंगे मैं इस डाउन द मेमोरी लेन जाना ही नहीं चाहता, यादें ना ही मुझे याद दिलाएं। जी बिल्कुल। अच्छा माविश, देखिए इसको थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चिपके नहीं, क्योंकि ये आई थिंक लो फैट है, तो ये थोड़ी सी तंग करेगी। जल्दी आप इसको चला लेना। नहीं चलाऊंगी तो ये टूटेगी, तो चला नहीं रही हूँ इसको, नहीं इसको थोड़ा सा गोल्डन हम फ्राई करके निकालते हैं और उसके बाद ही हम साथ साथ प्रोसेस थोड़ा सा दिखा देंगे। माविश फिर आप बेशक ब्रेक पे चले जाइएगा। आप बताइए, आपको पालक पसंद है? और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं हर चीज़ खाती हूँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप कभी गरूर नहीं करती। मैं कहती हूँ मेरा फेवरेट डिश वो है जो किसी और ने बनाया और जिसके लिए मुझे किचन में ना जाना पड़ा हो, ना मेरे पैसे खर्च हुए, तो वो मेरी फेवरेट डिश होती है। तो ये आप कभी घर पे आपने ट्राई किया? नहीं। देखिए माविश, ये टूट रही है और 20 मिनट से ज़्यादा अगर किचन में जाना पड़े तो फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ और बना लिया जाए। अच्छा देखें आप, यहाँ पर इसका ये जब कलर आ जाएगा ना, तो बस अब मैं इसको निकालूंगी। क्या हम ब्रेक ले लें अगर आप इजाज़त दें तो, या आपको दिखाना है? मैं चाह रही थी एक बार देख लें और फिर हम इस प्रोसेस को कितना सामने कंटिन्यू करेंगे ये बता दीजिए मुझे। तो फिर आप ऐसे नहीं सामने ही कर लीजिए, तो इसको मैं निकालती हूँ।
क्योंकि ये अच्छा, ये आप क्या रेकमेंड करेंगी कि इसको डीप फ्राई किया जाए जी जी डीप फ्राई और एक साथ ये सारे ना डाल दें? एक साथ ही डालें बिल्कुल, फिर भी डीप फ्राइंग में बच जाएंगे, टूटेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जितना चमचा लगाएंगे ना उतना ये टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, ये मुझे लग रहा है क्योंकि ये मैंने लोकल ब्रांड ली है तो कुछ इसका हाल ऐसा हो गया है, बट अदरवाइज आप रेसिस्ट हैं? अदरवाइज अगर हाँ क्लासिस्ट पता है ना क्लासिस्ट कौन होता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे रेसिस्ट तो पता है बट वो क्लासिस्ट वो होता है जो क्लास कॉन्शियस होता है। अच्छा, देखिए मैंने ओके, लोकल ब्रांड लिया तो ये ओके। टूटे जा रहे हैं। ओके, नहीं लेकिन यहाँ पे ये मैं बता लेकिन ये दूं, हकीकत हकीकत है, क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ बताया तो अच्छे जरूरत हो गए। ये है कि ये भी हकीकत भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बंद आपको कर दें नजर आया माविश, कि साइमा माविश कह रही बंद है। कर दीजिए ये क्या चूल्हा। बंद कर दूं? चूल्हा अच्छा। बंद कर दें, हाँ। साइमा कह रही है कि लोकल ब्रांड टूट रही है, तो आप में से कोई शख्स सोचे कि ये देखिए। मार्केट में गैप मौजूद है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, हमने इसी फॉर्म में इसको निकालना है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि हम लोगों ने इसमें कुछ हेल्प चाहिए? माविश, मुझे एक प्लेट चाहिए थी ये रखने के मैं लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ ऐसे ही रख दिया। अच्छा, मैं अब अपना ज़ीरा यहाँ शामिल करने जा रही हूँ। हाथ मेरा सही आ रहा है, ज़रा सा देख लें। और साबुत लाल मिर्च भी मैं ऐड कर लूँगी इसी वक्त। ये मैंने एक प्लेट निकाल दी, इसमें आप अपना ठीक है, वो रख दीजिएगा, चमचा जो भी ठीक रखना है माविश, यहाँ देखेंगे क्योंकि गरम था, मैं सारा लहसुन शामिल कर दूँगी। अच्छा, आखिर में ना इस पे मैंने बघार भी देना है। अच्छा जी, कौन बघार किस भी चीज़ मैं का? दूंगी। गोल मिर्च? नहीं, गोल मिर्च तो अब हमने डाल दी है माविश। मैं दूंगी इसमें आखिर में बघार 1 टेबल स्पून ऑयल या घी या बटर, आप कुछ भी ले लें जो आपको पसंद हो। और उसमें आप थोड़ा सा जो है जी हल्का ही चलाइएगा, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है, वो लेके और उसको आपने आखिर में, जैसे हम दाल में देते हैं कलर लाने के लिए, वो आप इसको ऊपर से दें तो ये बहुत अच्छी खुश रंग बनेगी। सही। अच्छा, यहाँ पे माविश देखें, इसको भी मैं साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि ये जले नहीं। और चम्मच चलाने से ये होगा कि इसका कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन की तरफ आ जाएगा। कितनी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। लहसुन तो यार इतनी अच्छी खुशबू होती है ना इसमें। बहुत बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन के ना एसेंसेस मिलने चाहिए बिल्कुल, और खानों के ऊपर छिड़क दें। मैं अब प्याज डालने जा रही हूँ, यहीं पे प्याज शामिल करूँगी। और माविश, प्याज को मैं सौते करने के बाद मैं चाह रही हूँ मसाला सामने भून सकते हैं, हमारे पास टाइम अब है। इतना टाइम नहीं है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा दिखा दें। अच्छा, इसके बाद क्या है आपकी मसाला कार्रवाई? भुनेगा। कार्रवाई ये है मेरी, बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं जो मैंने आज इसको दिन आप भर ब्राउन करते करेंगे रही। प्याज को और फिर इसमें हल्की सी ये जब गोल्डन ब्राउन की तरफ आएगी माविश, तो मैं सारे जो हैं वो अपने मसाले डाल दूंगी, ठीक है। मसाले डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको भूनती रहूँगी। जब ऑयल सेपरेट हो जाए, तेल नज़र आने लगे, तो ये जो 1 कप के बराबर 3 ब्लेंड किए हुए टमाटर थे वो मैं साथ डाल दूंगी। और उसको डालने के बाद भी मैंने तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि टमाटरों का पानी एब्जॉर्ब हो जाए, ऑयल नज़र आने लगे, टमाटर भुन जाए मसाले के साथ। जैसे ही टमाटर भुन जाएंगे, मैं ये जो पालक की प्योरे है बनी हुई, जो कि हरी मिर्च के साथ बनाई थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है। अब इसको हल्की आंच पे पकने छोड़ देंगे। बहुत हल्की आंच पे मैं नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ी सी तेज़ आंच पे पहले इसका हल्का सा पानी सुखा लूँगी। और जब पानी सूख जाएगा तो मीडियम फ्लेम करके मैं ये शामिल करूँगी क्रीम। और क्रीम शामिल करने के बाद ये पालक उड़ना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगे, दूर हो जाना है, ढकना नहीं है और इसको चम्मच चलाते रहना है। 5 to 8 मिनट अगर हम सामने करें कैमरा पे लास्ट, जब हम दोबारा आपके पास आएंगे तब ठीक है। मैं अभी मसाला भून के रख लेती हूँ मसाला और भूने, थोड़ा सा टमेटो इसका वाला पानी, काम कर लीजिए। हाँ, और इसका पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। क्रीम का क्रीम सामने हमारे हम सामने दिखाएंगे, रखिएगा। बिल्कुल। अभी आप लोग देख लें माविश, ये देखिए, ठीक है। ये जो मैं टेक्सचर चाह रही थी बिल्कुल वही हो गया है। इसकी खुशबू भी आ रही है, इसकी रौनस भी खत्म हो गई है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है जी, इसलिए कि हमने लहसुन का अब आप बहुत इसके अच्छा मसाले इस्तेमाल डालेंगे, किया। पानी डाल के जी, भूनेंगे। मुझे वहाँ से पानी भी चाहिए होगी माविश। ये रहा, हाजिर है। कहाँ से चाहिए होगा? दे दें, यहाँ रख। अच्छा, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे।
आप ठीक चली है। जाएं ब्रेक में, मैं फिर इसको भूनती हूँ। अच्छा भाई, जब तक ये पालक पनीर का प्रोसीजर आगे बढ़ रहा है, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है और हम एक बड़े अनोखे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा इस टॉपिक के बारे में, शायद आपको पता ना हो एग्जैक्टली होता क्या है। वर्ड सुना होगा रेकी हीलिंग, या फलां जो है वो रेकी मास्टर है, मगर होता क्या है? रेकी क्या कोई मार्शल आर्ट्स की फॉर्म है या कोई हीलिंग का वो है तरीका है? ये जानेंगे अब बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान है और हम उनसे कोई बहुत ही अनोखे मौजू पे बात करने जा रहे हैं। अनोखा मौजू किस तरह, काफ़ी साल पहले ना मुझे पता चला कि कोई रेकी हीलिंग कोई चीज़ होती है, एनर्जी से इलाज होता है। मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा है कि आपके सर में दर्द है, किसी ने सर पे हाथ रखा, इलाज हो गया। तो मैंने कहा ये तो हमारे सारे आमिल बाबा कर रहे हैं, वो बस हाथ रखते हैं और मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, लोगों को इस बारे में नहीं पता। और पता है क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता हम उससे डरने लगते हैं, या हम उससे खाइफ हो जाते हैं, या हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है, जानना नहीं चाहते। तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जिनको आप जानते तो योगा एक्सपर्ट के तौर पे हैं, लेकिन द मोर आई नो हिम, ये हरफन मौला है। इनको वो बातें पता हैं जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इन्हें पता होंगी। तो लेट्स वेलकम योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। अल्लाह का बड़ा है। अच्छा, आज बड़े हम ऐसे टॉपिक पे बात करें जिससे आपके साथ एसोसिएट दिमाग नहीं करता, जो कि है रेकी हीलिंग। पहले बताइए रेकी है क्या? आप ये भी कह सकती थी मेरे तारुफ में कि इनका तारुफ योगा है, लेकिन योगा के अलावा आजकल ये सब कुछ करते रहते हैं। ये भी कह सकती थी। सब कुछ इनकी दुकान में सब मिल रहा है। सब मिलता है। दरअसल जब इंसान हीलिंग की तरफ जाता है और लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जाता है तो एक रास्ता तो नहीं है जिंदगी। यानी अगर देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार रास्ते रखे हैं जहाँ से वो हिदायतें दे रहे हैं, शिफा दे रहे हैं। तो रेकी भी उनमें से एक अमल है जिसमें जो कि आपके अंदर है और आप बहुत आसानी से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। रेकी एक जापानी वर्ड है, इसमें रे और की जो है जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको हम कैसे फ्लो कर सकते हैं किसी के लिए। और ये तकरीबन सब है। माँ में तो विद्यती होती है, वो जब बच्चे को गोद में लेती है तो रेकी वैसी हो जाती है। जब आप प्यार से पौधे को लगाते हैं रेकी वैसी हो जाती है। जब आप बहुत मोहब्बत से अपने एनिमल्स को गोद में रखते हैं तो रेकी हो जाती है। आप सही तरीके से पानी पीते हैं तो हीलिंग हो जाती है। हीलिंग्स है। अच्छा, ये आप बात करें एनर्जी हीलिंग की, कि जब हम किसी को हक करते हैं मोहब्बत से तो हमारी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो उस इंसान को मिलती है और वो बेहतर महसूस करने लगता है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पौधा हो, है ना? तो ये इसी यही नाम रेकी है। देखिए आप कॉस्मोस एनर्जी जो कह रहे थे वो मैं एक्सप्लेन करवाना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, कॉस्मिक कायनाती तवानाई है, कायनात ने रखी हुई है। अब उसको चैनलाइज कैसे करना है वो सिस्टम जो है वो रेकी कहलाएगा। कायनात रेकी तो यानी कायनाती तवानाई तो रब ने दी है, उसको चैनलाइज करना है कैसे। बल्कि अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो आपकी गुफ्तगू से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए ईद पे अक्सर लोग जो समझते हैं कि भाई ईदी होगी तो दो ही चीजें उनको ध्यान में आती हैं, ईदी और एक वो जो मीठा खाते हैं, ठीक है जी, वो बताशे डले होते हैं जो उसको वो शीर खुरमा हो शीर खुरमा जैसे। जी जी। मैं समझता हूँ रेकी ईद वाले दिन जो सबसे अहम तरीन चीज इबादत के बाद है, रब का इनाम है, वो बहुत सारे इनामात हैं, उनमें एक इनाम है हक करना। जब हम मुसाफा नहीं हक करते हैं, गले मिलते हैं, ईद मिलते हैं जिसे हम कहते हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ी नेमत है। कहाँ बच्चों से मिलते हैं वालिदैन ईद के अलावा, कहाँ बच्चे मिलते हैं वालिदैन से ईद के अलावा। लेकिन ये जो हीलिंग है ये कनेक्टिविटी को और आपके जुड़ने को बताती है कि आप और नेचर के साथ आपका राब्ता कैसे, और इस राब्ते को आप दूसरों के लिए मुंतकिल कैसे करेंगे। दैट्स कॉल्ड सिंपली रेकी। एक पॉइंट था, वहीं वापस रेकी पे आएगा। आपने कहा हग, अगर कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी है तो क्या हक करने से नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है? सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज एनर्जियों में, नेगेटिव सेंस में कह रहा हूं, है तो नेगेटिव एनर्जी है। एक एनर्जी है जिसने तंग करके रखा है, 1,24,000 आ गए, लेकिन एक एनर्जी अकेली उस वक्त से लेके और पता नहीं कब तक, जब तक रब चाहे, उसने वादा किया है, उसने कहा हुआ है कि मैं अकेली एनर्जी है शैतान है तो एनर्जी तो आसान तो नहीं है। कितनी आसानी से लोगों को तंग करते हैं, और उसको जब रास्ते पे लाना हो तो रब को 1,24,000 वो लोग भेजना पड़ते हैं जो हीलर हैं।
तो हीलर आए 1,24,000 एनर्जी एक है नेगेटिव। बहुत इफेक्टिव काम करती है एनर्जी दोनों, नेगेटिव तो करती है, वो तो वैसे ही फ्लो हो जाती है। पॉजिटिव के लिए चैनलाइज करना पड़ता है, आपको रब की जो भेजी हुई हिदायतें हैं उन पे अमल करना पड़ता है, रब के भेजे हुए जो मौलिम हैं उनकी बातों पे अमल करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ भी हो सकता है, आप सिर्फ सोते रहे, नमाज निकल गई, उसका काम हो गया। लेकिन उठना, एफर्ट्स करना। सो पॉजिटिव एनर्जी के लिए एफर्ट दरकार है, इसीलिए डिप्रेशन में रहना और रोते रहना आसान है, और उठ के मुंह धो के, उठ के झाड़ झोड़ के अपने कपड़े सीधे खड़े होना मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि योगा तारुफ तो योगा ही है, योगा और NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। देखिए, अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ मुश्किल है तो शायद वो मेरे लिए इतनी आसान ना बने कभी भी, लेकिन अगर मैं उसको एक पॉजिटिव वर्ड कह दूं, बात वही होगी, वो है कम आसान। आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, आपके बाद जो सेगमेंट है, जो हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, हम आज बात ही कर रहे हैं कि कैसे आपके अल्फाज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये देखिए बाबा बना देती है ना अंदर से थोड़ा। हाँ। पहले से कुछ आप देखें ना, मैंने ऊपर में बहुत कलरफुल कपड़े पहनता हूँ, आज मैंने रेकी की वजह से मध्यम कलर पहने हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी प्योरिटी है, अल्लाह नूर है कायनात का, तो नूर सफेदी माइल होता है जी। ये सफेद, वो तो खैर सफेदी माइल क्या होता है, सफेद ही होता है जी। तो उससे ज्यादा क्रिस्टल क्या होगा। तो अब आते हैं रेकी पे, कि रेकी हीलिंग कहाँ से कब शुरू हुई? देखिए महविश, हर इल्म का एक हिस्ट्री होती है, तारीख होती है। रेकी जिस चीज को हम कह रहे हैं वो तो जब रब से ने जब से बनाया, कायनात बनाई, और जब से इंसान को वदियत के उलूम, नाम, इस्म, उनमें से एक इस्म तवानाई का भी था। उसको जिसने जैसे जाना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि एक बुद्धिस्ट मौलिम थे, उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हाथ से शिफा देते थे और वो कोड़ों को सही कर देते थे, हाथ फेर के मुर्दा सही कर देते थे, मर्द सही कर देते थे, वो एनर्जी अभी भी है क्या? और अच्छे मौलिम का कमाल ये होता है कि जब उसको नहीं पता होता है तो वो फिर तहकीक करता है। उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने तहकीक की, और तहकीक करते 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 फिर आखिरकार वो उस जगह पे पहुंचे कि हाँ वो एनर्जी मौजूद है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो जो सिस्टम है, फिर उसको कोरेरामा जो उनका पहाड़ है जापान में, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया, मराकबा किया, और उस मराकबे में उन्होंने फिर दरियाफ्त किया, या उनको विदियत किया गया, उनको समझाया गया कि भाई ये प्रोसीजर, इसको अडॉप्ट कर लें। एंड देन वहां से हम कहेंगे रीडिस्कवर किया, बनाया नहीं, डिजाइन नहीं किया, रीडिस्कवर किया, वो मौजूद थी, उसकी आगही उन्होंने दी। इसको डॉक्टर यसुई जो है उनका नाम है, और अगर मैं प्रोनाउंस गलत करूं तो मेरे जो रेकी के एक्सपर्ट हैं वो मुझे माफ कर दें, ये जापानी वर्ड है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने शागिर्द बनाए, फिर उसके बाद ये इल्म चला, हजारों लाखों लोग इस वक्त कर रहे हैं, और ये मुस्तनद है। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में रेकी मानी जाती है। पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर मुईद हुसैन साहब से सीखा, एक कमाल की शख्सियत माइंड साइंसेस में, उनके फिर स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ताहिरा बीबी, जिन्होंने सबसे पहले जब मैंने अचीवमेंट ली मैडम ताहिरा से ली, उसके बाद मेरे एक और उस्ताद हैं हसीब खान साहब, कोरोना रेकी के, वो मेरे मास्टर हैं, रेकी मास्टर हैं। जब मैं इस तरफ गया, मैंने देखा कि गो कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, मेरा शुबा इलाज मौलिज भी है, लेकिन जब एक मौलिज किसी को दवा देता है तो उसने खुद चखी हुई नहीं होती है, या एक आदमी जब कोई काम करता है तो थक सा जाता है, अपनी एनर्जी दे देता है। रेकी में कमाल यह है कि जब हम रेकी दे रहे होते हैं तो हम में से होकर किसी में जाती है, तो उसमें जो बेहतरी आनी है, शिफा आनी है, वो हम में से गुजर के जाएगी, तो हम तो पहले ही शिफायाब हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप जितना ज्यादा ये अमल करेंगे, जितनी ज्यादा एफर्ट्स करेंगे या रेकी देंगे, आप उतने ज्यादा निकलते जाते हैं। ये कमाल है। ओह यस, ये कमाल है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। इसके कई लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल जो है वो, जब हम इसको अचीवमेंट कहते हैं, और ये एक्सपर्ट से मैंने खुद अपने उस्ताद मोहतरम से की, और उनसे बेहतरीन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे पाकिस्तान में सब कोई ट्रेनर है। सो सर ने जब भी हमें सिखाया, जो बताया, वो हम उस पर आज भी अमल करते हैं, और बेशुमार सेंटर खुल गए उसके बाद रेकी के। तो पहला लेवल है जब आप टच थेरेपी दे रहे हो, जब आपके पास मरीज मौजूद हो, मरीज भी ना कहें, क्लाइंट मौजूद हो। मरीज का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ जेब देता है डॉक्टर्स को और उनको। तो यहाँ पे अगर आप ये कहें कि वो जो मुब्तला है किसी दुख में, वो आपके पास बैठा हो, तो उसके दुख दूर करने के लिए आप उस पर जैसे 10 से शिफा रखते हैं, मोहब्बत का हाथ रखते हैं, आप हाथ से दे सकते हैं, और अब अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करें। अपनी नहीं, कॉस्मिक यही है कमाल। कॉस्मिक
कॉस्मिक एनर्जी को आपने ट्रांसफर किया और अपने पाम के जरिए उसमें ट्रांसफर कर दी। ठीक है। वो उसमें से होती हुई ग्राउंड में जाएगी, वहां से फिर लूप करेगी, ऊपर आएगी, यानी पूरे कुर्रे अर्ज को उबूर करती हुई वापस जाती है, वो चैनलाइज होती है। जैसे जमीन के गिर्द आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, सेम ये अमल होता है। अच्छा, इसमें कई चीजें होती हैं मैम, इसमें वो जो मरीज है ना, उसकी थॉट भी आपको लगने लगती है, उसको भी ध्यान में आने लगता है वो क्या सोच रहा है, इतना आप हो जाते हैं। बाज दफा उसके अमराज भी आपको मुतासिर कर सकते हैं, खासतौर स्किन के। लिहाजा आपको ये बड़ी हैरत होगी कि जब हम ये मुकम्मल कर लेते हैं और कभी ऐसा हो जाए तो फौरन ही फिर हम अपने हाथ तो धोते ही हैं, लेकिन मैं तो अपने हाथ नमक से धो लेता हूँ, नमक के पानी से धो लेता हूँ, ताकि वो बिल्कुल एनर्जी चली जाए। तो पहला दर्जा ये है अचीवमेंट का, जिसमें हम सिर्फ पर्सनल रेकी दे सकते हैं या पर्सन टू पर्सन दे सकते हैं। सेकेंड लेवल दूसरा है जिसका मिसयूज भी बहुत सी जगह किया जाता है, वो है डिस्टेंस जी। यूनिवर्स में कहीं पे भी वो आदमी है, यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ में नहीं, वो चांद पे भी पहुंचा हो, आप बड़े आराम से एनर्जी दे सकते हैं। दुआ के लिए आपको कैद नहीं है कि वो आपके सामने हो, दुआ के लिए कैद नहीं हो कि वो आपके मुल्क में हो, ना शहर में हो, वो जिंदा भी हो, जहन में होना चाहिए, जिंदा भी हो और ना भी हो, दुआ तो दे सकते हैं, इसमें जिंदा होना जरूरी है रेकी में। ठीक है, वैसे भी आप रेकी मरे हुए को शायद ना दें, मुझे नहीं पता, इतना ज्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा। तीसरा जो है वह है कि जब आप खुद रेकी मास्टर बनते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मेरा काम 2-3 तरीके से होता है। मैं अपना योगा भी करा रहा होता हूँ, होम्योपैथी भी होती है, लेकिन मैं रेकी हीलिंग भी सिखाता हूँ और हमने एक हीलिंग फाउंडेशन बनाई हुई है, उस पर हम काम करते हैं। हमने फ्रेंड्स के नाम से एक दफा सर ने हमें, उस्ताद मोहतरम ने कहा कि जी वतन को हीलिंग करना है, तो हम फिर सब बैठ के पाकिस्तान को याद ध्यान में रख के और फिर हीलिंग किया करते थे बैठ के, और ये हम कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, रात को ये तो हर वक्त करना चाहिए, है ना। कोई बिल आए तो बिल को हील कर दें, कोई कहे नहीं उसको हीलिंग की जरूरत लेकिन पड़ेगी। अभी जैसे हट के बात कर रही हूँ, कल परसों ना ये जो हमारा पूरा गल्फ ये है समंदर, इसमें अंडरग्राउंड ही होता है, तो वो एक स्वार्म एक्टिविटी होती है उसकी, अर्थक्वेक की, तो वो मुस्तकिल कई घंटों तक ज़मीन हिल रही थी हमारे इस समंदर की। तो खैर वो मैंने किसी पेज पे पढ़ा, मैंने फिर अपनी पूरी फैमिली को कहा भाई दुआ करो, क्योंकि बिल्कुल हमारे साथ तो मुस्तकिल, और कुछ 5 घंटे में पता नहीं कितनी बार जलजला आ चुका था हमारे ही समंदर की ज़मीन में। तो मेरी एक माइंड साइंसेस की टीचर होती थी, तो मैंने जब एक बार जलजला आया तो मैंने कहा अभी हमारी एनर्जी की वजह से है। उन्होंने कहा कि जब बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है तो इसी तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं बहुत गुनाह बढ़ जाते हैं तो ज़मीन पलट दी जाती है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि एनर्जी देना पाकिस्तान को पॉजिटिव, इट्स सच अ मस्ट। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस ज़मीन ने मेरी पैदाइश से पहले मेरे लिए उस एरिया को मुंतखब कर दिया था जहाँ से मेरी मिट्टी उठनी थी, और फिर वो जगह भी जहाँ मेरी मिट्टी दफन होनी है वही जगह है जहाँ से उठेगी। सो मैं समझता हूँ कि क्या ये बेहतर ना होगा कि उस मिट्टी को हम अपनी ज़िंदगी में भी हील करें। सही बात है। हमने यहाँ क्या कुछ नहीं किया। वो क्या खूबसूरत किसी ने बात की थी कि हमारे वालिदैन के जो दर्जन थे ना वो 13 होते थे, 12 नहीं होते थे, एक एक्स्ट्रा होते थे। आज हमारे दर्जन जो है 10 पे पहुंच गए। यानी अगर आप 1 किलो का वजन भी कहीं करवाएं तो 1 किलो तो शायद ही निकले। थैलियों के अंदर लिखा कुछ है, दिया कुछ है, और बड़े बड़े नाम हैं उसमें, बड़े रिलीजियस टाइप के नाम भी लिखे होते हैं, चाहे वो रबड़ी खा रहे हो चाहे कुछ खा रहे हो, तो बड़े, जब मीठा वाला हलवा खाएं तो बड़े रिलीजियस नाम होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन क्या उस डिब्बे की पैकिंग भी उस मिठाई में शामिल है? नहीं। तो जब हम ये करेंगे तो फिर हमें हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। और नेगेटिव एनर्जी सब कुछ है ना, हर चीज जो नेगेटिव थॉट से स्टार्ट हो रही है, हाँ, तो ये नेगेटिव एनर्जी, और हम यही अर्थ को दे रहे हैं, यही हम आसमान को दे रहे हैं, यही हम दुनिया में दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या होगा। तो कमिंग बैक टू ये, आप तीसरा दर्जा है कि आप रेकी मास्टर हो जाते हैं एंड यू आर एबल टू, फिर आप रेकी अचीवमेंट कर सकते हैं। शुरू में तो आप रेकी कर सकते हैं, आप किसी को रेकी देंगे, वो रेकी लेके चला गया, उसको कोई फर्क नहीं, यानी आपने चेंज नहीं किया, रेकी मास्टर नहीं बनाया, रेकी हीलर नहीं बनाया। लेकिन जब आप 3rd लेवल पे आते हैं, जिसकी बाकायदा मुस्तनद कोई डॉक्टर थेरेपिस्ट होना चाहिए जिससे आपको रेकी हीलर से लेनी चाहिए, लाइक माय टीचर, तो फिर वो आप एबल हो जाते हैं कि आप अब रेकी हीलर बना सकते हैं। सही। और मैं जब ये मौजू मेरे जहन में आया था, ये मैं चाह भी रहा था कि ये जिक्र हो, देखिए आज हालात वाक़यात उस जगह पे हैं जहाँ पे महंगाई की हम बात कर रहे हैं, और अद्वियात की जब बात आती है तो महंगाई इसको मल्टीप्लाई कर दें, वो बहुत महंगी होगी, 10 तरह से बाहर जा रही है सेहत के मामलात और इलाज। तो क्यों ना फिर हम लोगों को वो बताएं कि वो खुद भी कर सकते हैं। रब ने, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को तन्हा कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा कि अगर महंगाई हो गई तो उन्होंने कहा जी चलो अब तुम देख लो, मैं तो नहीं कर सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मरने के बाद भी उसी के
साथ ही उसी पे गुमराह जी dependent, उसी पे हाँ। डिपेंड कर रहे हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद आल मोहम्मद के सदक़े में हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। देखिए बख्शिश तो उसने हमें उधर ही जाना है, शफात के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। तो मैं ये समझता हूँ कि क्यों ना हम वो उलूम लोगों में मुंतकिल करें जिनके ज़रिए वो अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने घराने को बेहतर कर सकें, अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकें, अल्टीमेटली इस मुल्क के लिए कुछ तो कर सकें। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो अगर आपने कहा जी कोई हीलिंग के लिए आ ही नहीं रहा, मेरा काम ही नहीं चल रहा, तो आइए हम फिर एक काम करते हैं, अपने वतन के लिए हील करते हैं। इसमें सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़े, गो कि प्रोफेशन भी है, लोग इसके ज़रिए ना नख्ता भी कहते हैं, जिसको हम कह लें कि थोड़ा सा अर्न भी करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे पाकिस्तानी सीख लेते हैं। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद मैं आपको अपना नंबर बताऊँ और फिर मैं कहूँ कि मेरा वर्कशॉप जो होता है वो इतने का होता है, तो बात ही गलत होगी ना। कॉलेज फिर में कोई नहीं, फ्री ऑफ चार्ज है जी। अच्छा। और इसका बेहतरीन तरीका ये कि अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आप हमारे हेल्थ एच नाउ पे आप जो है वो भेज दें। हमारे जो ऑलरेडी वीडियो डलते हैं उसके नीचे आप कमेंट्स कर रहे हो ना, तो अपना नाम और अपनी प्रॉब्लम, अपनी वालदा का नाम भेज दें, एज भेज दें, तो वो सब मुझे कलेक्शन मुझे मिल जाएंगे। मैं हर जुमेरात को रात में बैठता हूँ और मैं अपने तमाम असातिज़ा के लिए, वालिदैन के लिए सबसे पहले, फिर असातिज़ा के लिए, वालिदैन के साथ वालिदैन और औलाद, असातिज़ा, फिर उसके बाद जो माशरे में और लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, फिर ये सोच के कि जिनको नहीं जानता उनके लिए, और फिर अपने लिए मैं पूरी हीलिंग करता हूँ। तो जिन जिन लोगों ने मुझे नाम दिए होते हैं वो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसमें कोई बात नहीं है कि आप मुझे वो नाम भिजवा दें। हमारे चैनल के जो साइट है व्हाट्सएप देख, इसकी क्या वाकई बीमारियों में बेहतरी आती है? मुझे तो यकीन है। कौन कोई ये बिल्कुल आपने ऐसे किया है। बड़ी शरारतन एक बात कहूँगी, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाके आप वेटर से खुद पूछें तुम्हारे यहाँ कोई अच्छी चीज़ है, वो कहेगी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि हाँ, नहीं, क्योंकि आम ख्याल है कि ये ना बस बातें हैं, है ना? कोई सक्सेस स्टोरी आपने कुछ देखी हो? क्योंकि जिस मैंने भी शुरू में कहा ना, जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता हम उसके बारे में ज़रा खाइफ रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं या हम डरते हैं, तो एक्सेप्टेंस मुश्किल होती है। नाम याद कर रहा था, कौसर। मुझे प्रोफेसर मुईज साहब ने एक हुक्म दिया कि एक काफ़ी दिनों से एक फ़ोन आ रहा है, तुम जाओ, तुम्हारे इलाके के पास ही है। मैं अभी आपने जो बातें की थी, कुछ नाम लिए थे, निक नेम लिए थे, तो अभी लड्डन नाम नहीं होता या और नाम जो आपने कहे थे वो नहीं होते। लेकिन मैं जिस जगह रहता हूँ, मुझे ये फ़ख्र है कि मैं जहाँ रहता हूँ उसका नाम है इंचोली। मैं इंचोली का रहने वाला, इंचोलीवी हूँ। ये वो जगह है जहाँ अंजुमन सादात के लोग हैं, अमरोहा के लोग हैं, क्या पढ़े लिखे, क्या खूबसूरत लोग हैं, और ये नाम वहाँ मिलते हैं। लड्डन भाई वहाँ मिलते हैं अभी भी, और यू नेम इट, एंड वो प्यारे वाले नाम मिल जाएंगे हमें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपके पास एक केस आया, मैं उस केस के लिए गया वाटर पंप। एक लड़की से मिला जो कि बाज़ाहिर मुझे बता रही थी, उसने खुद कहा कि मैंने कंप्यूटर साइंसेस में, उस ज़माने में इतना नाम नहीं था कंप्यूटर साइंसेस का, मैं जानता भी नहीं था मीडिया साइंसेस का, तो उसमें हूँ, लेकिन उसको कैंसर था और खासा बड़ा हुआ था। 2 भाई थे और वो अकेली, और यंग लड़की थी। यंग लड़की। तो मेरे ख्याल से उस ज़माने में वालिद थे या वालदा थी एक। तो उनसे बात हुई तो पता चला कि जी बहुत ही दबाव में रहती हूँ, बाहर जाने का कोई मुझे हुक्म नहीं है, मैं वहीं रहती हूँ। स्ट्रेस में चली गई। तो मैंने उसको हील करना शुरू किया। एक दफ़ा किया, बहुत अच्छा लगा, गुफ्तगू लगी, बहन कह दिया, कहते ही बहन हूँ, बच्चियों या बेटी हैं या बहन है। तो कौसर से बात होती रही। उसके बाद फिर हमने उसको शिफ्ट होना पड़ा हॉस्पिटल में, और मैं पहला भी जो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन हुआ था वो आखान हॉस्पिटल में हुआ, वहाँ मैं देखने गया था, और वहाँ उसने मुझे रोके रखा, जब तक मेरा ऑपरेशन हो जाए आप खड़े रहेगा। मैं बड़ा मजबूर, घर वाले फ़ोन भी कर रहे थे। बहरहाल वो चीज़ शायद उसको बहुत अच्छी लगी, और फिर वो उसको पानी दिल में बढ़ा था और उसमें चेस्ट में, तो वो निकालने के लिए ऑपरेशन था। बहरहाल तो मैं उसके साथ काफ़ी बातचीत रही, और बिल्कुल वो वैसी हो गई जैसे कि एक भाई और बहन होते हैं, बहुत मज़ा आता था। तो एक तीसरे भाई बन गए उसके बड़े। फिर एक दिन पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे सर्जानी देखने जाना पड़ा रात के वक्त। अपनी वाइफ के साथ बैठ के ढूंढता ढांढता, बड़ा बाइक होती थी उस ज़माने में, तो हम चले गए, पहुँच गए। अब जब उसको मैंने रेकी देना शुरू की तो मुझे एक अजीब सी कैफियत, घबराहट होना शुरू हो जाए। मैं उसको रेकी दूँ, मुझे घबराहट हो, और मुझे लगे जैसे कि यहाँ से दीवारें उठ रही हैं।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सो मैं बड़ा घबराया भी, और Suffocation उसने भी कहा कि भाई ना दे, मुझे घबराहट बहुत हो रही है। बहरहाल वो बात आई गई होगी, मैंने वापस आ गया। एंड मैं एक प्रोग्राम में मुझे साहब के साथ ही था, सर के साथ, तो बार बार उस जमाने पेजर पे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने नोट नहीं किया, और जब देखा तो पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है, कौसर की डेथ हो चुकी है। एंड मैंने सर को बताया, सर ने फौरन कहा कि मुझे पता है तुम कितने इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड, जाओ यहाँ से। आज भी मैं सोचता हूँ कि जब मैं उसके सर पे हाथ रख रहा था और एनर्जी देने की कोशिश कर रहा था, और कायनात ने फैसला कर लिया था कि अब इसको हील नहीं होना है, तो वो रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकेंडली आगा खान का ही था, मैं एक बहुत मशहूर शख्सियत के भांजे को देखने गया, एंड देन जब मैंने उनको रेकी दी तो मैं बड़ा हैरान था कि वो उसका रंग बिल्कुल जैसे ग्रीन सा था। तो मैंने कहा जी कोई ग्रीन लाइट लगाई, कहते हैं रेड सेल खत्म हो गए, कैंसर में आखिरी स्टेज पे, बहुत पेन में। मैंने रेकी दी, मुझे पता चला कि जी वो दूसरे दिन सर ने मुझे बताया 2 दिन के बाद कि तुमसे उनके वालिद बात करना चाहते हैं, उसका इंतकाल हो गया। एंड देन ऐसे कि इसका मतलब ये नहीं कि रेकी देने के बाद ऐसा हो जाता है, रखिएगा, मैं वो फीलिंग बता रहा हूँ जो मेरे दिल में आज भी उसकी वजह से है कि क्या रब ने मुझे वो मौका दिया, मुझे चूज किया उस वक्त के लिए। तो जब मैंने उसके वालिद से बात की तो मैं डर रहा था कि कहीं ये तो नहीं कहेंगे कि तुमने क्या किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात पे? आपका तो बेटा चला गया। उसने कहा वो बहुत तकलीफ में था, लेकिन तुम्हारे मिलने के बाद और रेकी देने के बाद मैंने उसके चेहरे पे पहली दफा मुस्कुराहट देखी इतने दिनों के बाद, और जब वो जा रहा था तब भी उसके वो तकलीफ नहीं थी उसे, वो बहुत पीसफुली गया है। इसके लिए तुम्हें कहूंगा कि बहुत शुक्रिया। आपने अपनी वो आप जो सोचिए कि जिस इल्म से हमें तकलीफों का ये लेवल उसमें काम करने का मौका मिल जाए, तो मैं कैसे छोड़ूंगा उसको। बिल्कुल, मैंने तो एक पैसा नहीं लिया, मैंने तो कोई मुआवजे के लिए नहीं किया, लेकिन इसके साथ साथ जब मैं हीलिंग साइड पे आऊँ तो बहुत कमाल होते हैं। हमने इससे ऐसे लोगों को भी बेहोश कर दिया है, मुझे मौका मिला है जो बैठे बैठे गिरे क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में थे, जैसी रेकी आई तो ऐसे गिरे कि उनको संभालना पड़ा। जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं, पेन होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें तो कमाल का काम है। इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द जो पेन मैनेजमेंट है उसमें काम करता है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज में पेन में बहुत काम करता है, डिसऑर्डर में। लेकिन ये हमारी सलाहियतों को बढ़ाने पे भी काम करता है। अगर हम एक जान ले, माँ जान ले और अपने बच्चों को देते, उसमें चिड़चिड़ापन, रोना, हीलिंग, उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। एक स्टूडेंट को दें तो उसकी मेमोरी में अच्छा इजाफा होगा, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो रेकी हीलिंग एनर्जी है, तो जिस चीज को जिस जगह पे हीलिंग की जरूरत है वहां रेकी दी जा सकती है। सही। और अगर आप रेकी हीलिंग लेते हैं तो फिर आपकी आगे आने वाली जिंदगी भी बहुत मैनेज रहती है, पेन फ्री होती है। स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो तमाम। आखिर में कोई मैसेज इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं करे कि हीलिंग के हवाले से एनीथिंग दैट यू फील कहना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए अगर बिल्कुल हट के कहें तो मैं वैसे रेकी का हवाला दूंगा, लेकिन मुझे एक लाइन बहुत पसंद आती है। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल के बाद आप कहाँ हों, तो देखिए कि आज किन लोगों में बैठ रहे हैं और कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं। खुदा के लिए अपने घर में एक अच्छी लाइब्रेरी बनाइए, अच्छे लोगों से मिलिए कि 5 साल के बाद आप भी लोग आपसे मिलने बैठे हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे लोगों की जरूरत होगी। तो यही मेरा मैसेज। थैंक यू सो मच वजाद भाई फॉर ऑल दिस नॉलेज। और वही मैं कहती हूँ कि मैं आपको बस एज ए योगी ही जानती थी, लेकिन द मोर आई नो यू, कहते हैं कि मालूमात या इल्म जो होता है ना, वो इंसान को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न इंसान करता है अपनी इल्म की वजह से। और जब इल्म वाला होता है तो अच्छे मशवरे देता है। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत मोतबर बनाती हैं। इसीलिए मैं आपके यहाँ आता रहता हूँ ताकि आपसे मुस्तफीद होता हूँ इल्म से जो आपके पास है। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मेरे पास इसी गुफ्तगू की ही काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन है। जिस तरह वजाद भाई ने एक बात कही कि जो हर चीज़ हमारी एनर्जी होती है, लोगों की एनर्जी पे बात कर रहे थे, अल्फाज की एनर्जी पे बात कर रहे थे, तो अब जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं हम उनसे ये बात करेंगे कि क्या वाकई अल्फाज की इतनी एनर्जी होती है कि आप अपना पूरा फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, आप अपना आज और कल जैसा दिल चाहे शेप कर सकते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है। मैं आपसे मिल रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मैंने आपसे जाने से पहले कहा कि मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनसे हम एक बड़े मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कहीं आप गए और किसी ने आपसे बड़ी कोई सख्त सी बात कर दी और आपका पूरा दिन ख़राब हो गया, और कभी किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, सुबह सुबह आप ऑफिस पहुँचे, किसी ने कहा वाह नाइस हेयर, और आपका पूरा दिन अच्छा है। तो चाहे वो इंसान इम्पॉर्टेंट हो नहीं हो, चाहे वो इंसान हमारे लिए जो है वो हमें हमारा क्या रिश्ता उससे, लेकिन उसके कहे हुए अल्फाज हमारे या तो पूरा दिन बना सकते हैं या पूरा दिन ख़राब कर सकते हैं। इसी तरह जो अल्फाज हम सुनते हुए बड़े होते हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा बच्चा होता है जो कि घर का सबसे बड़ा होता है और ज़बरदस्ती उसको सब ये कहते हैं कि भाई ये जो है ना बच्चा है, इसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, ये मेरा बहादुर बेटा। अब बहादुर बेटे के पेट में चाहे गुड़गुड़ हो रही हो, हालत ख़राब हो, उसने बहादुर बनना होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बहादुर बन जाता है विद टाइम। तो कहे हुए अल्फाज आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं, पूरी ज़िंदगी को बना भी सकते हैं, संवार भी सकते हैं और तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। इतनी पावर है अल्फाज में। इसी टॉपिक पे हम बात करने के लिए हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और फिर हम इसी मज़ेदार से टॉपिक पे बात करेंगे और आप सीखेंगे कि किस तरह आपके कहे हुए अल्फाज या आपके जो अल्फाज हम सुनते हैं हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं कुरतुलैन रज़ा। वालेकुम अस्सलाम। Thank you for having me today. You're welcome and pleasure is all mine. कुरतुलैन, ये बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि किसी ने कुछ कहा और अब पूरा दिन आप वही सोच रहे हैं और दिन ही खराब हो गया? I think it's only natural that if somebody says something, even if they're not very important, कि उनके अल्फाज आपके साथ रह जाए. In fact, कभी कभार आपको लोग भी याद नहीं रहते और उनके अल्फाज आपके साथ रहते हैं सारी जिंदगी, स्पेशली जो आपके बचपन में किसी ने आपके लिए कहे हों या आपको कहे हों. And I think that is one important lesson that I've carried into my practice of teaching as well. क्योंकि मुझे याद है मुझे क्या कहा गया था और मैंने फिर that's why I'm so conscious कि मैं कौन से अल्फाज, अपने अल्फाज के चुनाव के लिए कि मैं कौन सा अल्फाज यूज़ करूँ जब मैं कोई चीज़ एक्सप्रेस करती हूँ. Even if you are expressing anger, उसमें भी it's very important to express conflict. Conflict को हम नेगेटिव समझते हैं कि नहीं conflict है तो बहुत बुरी बात है. नहीं, conflict एक नेचुरल प्रोसेस है ऑल रिलेशनशिप्स का, लेकिन उसके ने भी द चॉइस ऑफ वर्ड्स एक्चुअली डिक्टेट द आउटकम. एंड वर्ड्स से इम्पोर्टेंट, आई एम श्योर वर्ड्स आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज आई एम द टीचर ऑफ वर्ड्स, आई एम अ टीचर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, बट इवन मोर देन दैट इज ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज. बिल्कुल, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों का आप एक पैकेज होता है. तो आप जो आपने बात की बार बार के चॉइस ऑफ वर्ड्स, कोई भी हम बात कर रहे हैं, जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो एक डायरेक्शन में लेके जाता है उस पूरी कॉन्वर्सेशन को. और कॉन्वर्सेशन में सिर्फ ये नहीं करें कि दो लोग बातें करें, कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी ज़िंदगी की कॉन्वर्सेशंस होती हैं. हमारी पूरी ज़िंदगी क्या है? कॉन्वर्सेशन है. तो ये जो आपने कहा ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपकी टोन, आपकी इवन पहनना ओढ़ना, द वे यू ड्रेस. तो सॉरी, आप कंटिन्यू करें कि द अदर थिंग इज़ बॉडी लैंग्वेज. Yes. So there's a rule that we talk about, 738 and 55 rule. In communication, it's 55% is your non-verbal communication. Non-verbally, what do you say to someone that stays with them? तो किसी ने क्या कहा है कभी कभार हमें वो भी याद नहीं रहता, लेकिन किस तरह कहा है वो हमें याद रहता है. And that's why when we are talking, और एक लेसन है जो मेरे साथ अभी तक है, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं और टीचर भी हैं, अब्बास हुसैन साहब. उन्होंने एक दफ़ा कहा कि अगर मैं कहूँ ना कि मैं ये कर सकता हूँ तो कोई सुने ना सुने वो आवाज़ मेरे कान में जाती है. एंड नो मैटर हाउ इल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर एन एग्जाम, इफ़ यू से दैट टू योरसेल्फ, I've seen it in my real life as well, कि when you have this conversation with yourself, you feel better, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है. और मैंने अपनी क्लास में देखा है कि बहुत सारे लोग थे, बड़े काबिल लोग थे, लेकिन आई वुड स्टैंड फर्स्ट नॉट बिकॉज आई वॉज द स्मार्टेस्ट इन द क्लास, बट बिकॉज अ लॉट ऑफ देम डिड नॉट बिलीव इन व्हाट दे वर डूइंग. वो बहुत नर्वस हो जाते थे एग्जाम्स के दौरान और परफॉर्मेंस के दौरान भी. एंड बिकॉज आई हैड दिस टूल, समथिंग सो सिंपल एज टू टेलिंग योरसेल्फ कि यू नो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई विल डू माय बेस्ट, मैं ये कर लूँगी. एंड affirmations can be so powerful. True, very true. So my office, before wherever I was working in here also, I have a wall of positive affirmations. This is called a wall of wisdom. तो उसमें इसी तरह के positive words मैंने पूरी wall है, इस पे around I think 300 है. तो उसमें students आते हैं, कभी उनको कोई ऐसा word है जो उनको
who speaks to them at that particular time when they're going through something. कभी बार इतना simple सा word होता है to begin. And they realize like that they're struggling to start something that have an idea with, and उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए बात कही गई है. So words are so important, and so is body language. So true. Very true. आपको आंसू पोंछना? हाँ, I think it's because of the light. Because of the light. Yes. अच्छा, photo sensitivity हो जाती है. Yes, I'm very. तो if you want the tissue paper, we can get you that. Yes, please, good. एक टिश्यू पेपर दे दीजिएगा. कुरुतलैन की आंख में आंसू आ रहा है. अच्छा, ये जो आपने बात कही ना कि वर्ड्स, मैं कभी कभी किसी भी अपनी ट्रेनिंग सेशन में लोगों से पूछती हूँ कि आपको याद है कि बचपन में आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है, तो वो मेमोरी भी वर्ड्स पे बेस्ड करती है. और अगर कोई ये कहे कि जो है आपकी कौन सी वर्स्ट मेमोरी है, तो आप इन्हें टिश्यू दे दें जब तक मैं बात करें. तो अगर कोई कहे कि वो आपकी वर्स्ट मेमोरी क्या है, तो वो भी मेमोरी यूजुअली आपकी वर्ड्स पे बेस करती है. जैसे अगर किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, तो आपको वो बस एक्सपीरियंस याद रह जाता है. तो वर्ड्स बेसिकली हमारा एक एक्सपीरियंस बनाते हैं, और वो एक्सपीरियंस डिसाइड करता है कि हमें इस शख्स के साथ आगे ज़िंदगी गुजारनी है, नहीं गुजारनी है, आगे क्या करना है ना. तो हाउ इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज इज़? So body language has greatly to do with how conversations and even relationships work. तो as a teacher also you're more likely to go to a teacher जिसकी body language बहुत open है, बहुत inviting है, बहुत approachable है. So that's what I try to do. I smile more often. मेरे लिए सबसे important होता है कि मैं सुबह सबको greet करूँ. सब बहुत छोटी सी चीज़ है. But they know like if they have a problem, they can come to this person who's very approachable. आपकी body language open हो, आपकी body language inviting हो, then people are more likely to come and talk to you or solve a problem, so to say. आप किसी conversations में हम बैठते हैं ना, कई बार किसी parent से या किसी के साथ, उनकी body language जैसे होती है, हमें पता होता है कि conversation कहाँ जाएगी. If it's very close, if they're like have their hand closed और उनकी body language close होती है, आपको पता है कि they're not open to negotiation, वो थोड़े से जिद कर रहे हैं, stiff हैं थोड़ा सा. They're very stiff, they're very rigid. And अगर उनकी body language open होती है, and इसी तरह conversations में होता है, and they're more likely to be persuaded. या फिर negotiation का भी एक बहुत important rule है कि अपनी body language पे बहुत focus करें. Most of the times we're not very conscious of our body language, and one of the advice that I give to my students is record yourself. कि जैसे हमने एक दफ़ा टाइम लैप्स बनाए थे. I was the subject of a project जिसमें सुबह से लेके उन्होंने पूरे दिन मेरा फोटोग्राफ किया था. And I realized when I'm working, तो मैं अपने लिप्स बहुत प्रोड्यूस करती थी. जब मैं स्ट्रेट फेस होता है तो बहुत सीरियस लगती हूँ. तो I might not look very approachable. कि if somebody has anxiety, तो आप देखते हैं उनके legs ऐसे मूव हो रहे होते हैं, उनके हाथ ऐसे वो हो रहे होते हैं. But and as a teacher, it's a crucial tool कि आप ये सब चीज़ें नोटिस कर पाएँ स्टूडेंट्स के बारे में. मुझे पता होता है ये बच्चे का ध्यान नहीं है क्लास में. Even if somebody has to go to the bathroom, like you can tell just by their body Anxious होने language. लगता है. Yes, that they're not listening, that they're getting angry. And जब आपको ये पता लगता है, आप अपनी बात को reframe कर सकते हैं. या उनको समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात. कि वो lost है, सिर्फ गर्दन ले आ रहे हैं, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा. तो मुझे मैंने मुश्किल लफ्ज़ बोल दिया क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. कहते हैं नहीं समझ आया. So most of the times body language is a very strong tool that teachers use and even parents use. Even people use in normal interactions, दावतों में, business meetings में, आम ज़िंदगी में हम अपनी body language से सब कुछ बता रहे होते हैं, और उसके बाद हम फिर अपने होंठ खोलते हैं और कुछ कहते हैं. आपने एक जिक्र किया 738-55 rule, वो भी थोड़ा audience को बताएं what exactly it is. 7% is the spoken words. Yes. So as per 738 and 55 rule, अगर हम अपनी conversation या communication को divide करते हैं, तो 7% क्या होते हैं? 7% words होते हैं, हमारे कहे हुए अल्फाज. words होते हैं जो actual words हैं. 38% is the verbal communication and 55% is non-verbal. तो जो आपने नहीं कहा, चाहे वो आपकी silence है, आपने मुंह से ना नहीं बोला, आपकी silence में बहुत बड़ी ना हो. देखा किसी को. Yes. Your raised eyebrow, जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, स्मर्क किया, या आपने आई रोल किया है, या आपने स्मर्क किया है. तो ये सब जो होते हैं बहुत बड़े इंडिकेटर्स होते हैं इन कम्युनिकेशन. तो कभी कभार, और आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े हैं और आप इतने अपने अंदर महव होते हैं कि आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं. बच्चे जो होते हैं वो इतने ऑब्जर्वेंट होते हैं, उनको पता होता है एक ड्राइंग रूम सेटअप करना कि ये वाली आंटी से कुट्टी है. द वे शी इज लुकिंग एट हर,
उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है दूसरे की तरफ, दे नॉट एक्नॉलेजिंग ईच अदर. सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट व्हेन यू आर इन अ सोशल सेटअप यू एक्नॉलेज ईच अदर, कीप एन आई कॉन्टैक्ट, यू नॉट, जैसे आप अभी इस वक्त कर रहे हैं कि यू नो yes, I'm listening to you. Yes, that and you I'm are- present. you're present and you're listening, and you're not listening so that you can speak. You are like really listening, which I really appreciate also. बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं अब बड़ी फ़नी बात बताती हूँ बिकॉज आई एम अ स्पीकर बाय प्रोफेशन. तो जब भी मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हूँ बिकॉज आई गॉट लॉट टू ऐड, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि दिस इज़ अबाउट द गेस्ट. तो हमारे आम तौर पे हम जिंदगी में वी जस्ट वेट फॉर द अदर पर्सन कि ये चुप हो तो मैं अपनी बात करूँ. हम ये भूल जाते हैं कि इट्स अबाउट द अदर पर्सन. अगर मैं किसी को बुला के उससे बात करूँ या वैसे भी बिजनेस में भी, और सबसे स्मार्टेस्ट कम्युनिकेशन ये है कि पहले आप आगे वाले को सुने ताकि आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें. हमें बताना होता है हम कितना ज़्यादा जानते हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं. बस हमें वो वो माई सेल्फ पे जो हमने ग्रेड 1 में ऐसे लिखा था, हमें लग रहा है हम पूरी ज़िंदगी माई सेल्फ पे ऐसे लिख रहे हैं. लोगों का फेवरेट टॉपिक है देमसेल्व्स. तो एक टेक अवे तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कम्युनिकेशन में सिखाते हैं. और ये हर शख्स के लिए, आप घर में खातून हैं बैठी, मतलब आपको लगता है मैं कोई काम करती नहीं, बाहर जाऊँगी तो ये ज़रूरी है वाला रूल, आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर रही हैं, आप अपने हाउस हेल्प से कम्युनिकेट कर रही हैं, आप अपने ससुराल वालों से, मैके वालों से, मोहल्ले वालों से. तो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ 7% स्पोकन वर्ड्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7%. 38% आपके वर्बल क्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ जो आपकी आवाज़ की पिच, टोन, आपका लहजा, और 55% बॉडी लैंग्वेज है कि किस तरह आप खड़े हुए, किस तरह आपकी वही जो कैनन ने कहा कि आई रोल किया. अच्छा, अब ये बताइए कि किस तरह हमारे कहे हुए अल्फाज और हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर शेप कर सकती है, चेंज कैसे कर सकती है. अभी आपने योगी वजाहत साहब को बुलाया था एंड ही स्पोक अबाउट रेकी, सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. सो डॉक्टर लपेरा है, निकोल लपेरा, holistic psychologist. She talks about holistic healing and about holistically looking at life. Our body has such a strong control on us and our mind also has such a strong control on our body कि अगर हम सबको ज़्यादा, मतलब अगर हम सिर्फ कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करें तो we would not be able to I don't know, Get the message? Yes, get the message across or communicate well even to yourself. So ये सबसे important जो चीज़ है वो आपकी अपनी जो communication to self है, interpersonal कि आप अपने communication आप से से क्या बातें करते हैं. yes, intrapersonal communication आपकी strong हो. She talks about, so we know about placebo effect. जी बिल्कुल. When you give a pill to a patient जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, they start believing that there's something like they're healing. There's a thing called nocebo effect. नोसीबो, हाँ. कि अगर उनको गलत डायग्नोसिस किसी को कर दिया जाता है, they were talking about this case study in Body Keeps Score, the book, जिसपे उनको गलत डायग्नोस कर दिया कैंसर का और उनको बोला कि आपकी 2 months में डेथ हो जाएगी. This person actually died in 2 months without any cell of cancer in their body. So we can convince क्योंकि उनको our, यकीन आ गया कि मैं 2 महीने ही है मेरे पास. so that is how important words are to us. कि हमसे कह दिया गया कि तुम्हारी जिंदगी अब बस 2 महीने की है और हमने इसको बिलीव कर लिया. ये कोरोना में भी हुआ था ना, जो हमने पूरी दुनिया में सुना कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि ये जान ले रहा है. तो अब जिनको कोरोना डायग्नोज हुआ था, आधे लोगों का तो फियर की वजह से डेथ हो गई. या जब आप फियरफुल होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी एकदम से नीचे आ जाती है. तो ये दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट. दूसरा कुरतलैन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू हैव. अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो आप कहीं जाते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट, यू कम अक्रॉस एज अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंडली. देखिए 2 तरीके होते हैं कॉन्फिडेंस के. एक होता है बहुत कॉन्फिडेंट है मगर आप एरोगेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और साथ में आप हम्बल हैं, ह्यूमिलिटी आपके अंदर, आप बड़े आजिज़ी और इनकिसारी वाले शख्स हैं, आप ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं. तो जब लोग किसी को हायर करते हैं तो ये देखते हैं कि कितना प्लेजेंट और कितना कॉन्फिडेंट शख्स है ये. इसी तरह जब प्रमोट किया जाता है तो डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो कॉन्फिडेंट है, प्रेजेंटेबल है और गो गेटर है, डिसीजन मेकर है. तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज ही बताती है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, फ्रेंडली है. और चाहे आप सोने की कान पे बैठे बट यू आर अनेबल टू सेल इट, या आप जो है बहुत एक अच्छे इंसान है अंदर से लेकिन आपको जो है ना बात करने की, आपका लहजा अच्छा नहीं है, बात करनी नहीं आती, आप अचानक से गुस्से में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपकी प्रमोशन नहीं होती. तो दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट योर कम्युनिकेशन, योर वर्ड्स एंड योर नॉन वर्बल क्यूज, मतलब कहे हुए अल्फाज और आपकी किस तरह आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है टुवर्ड्स पीपल या सिचुएशंस.
तो मैं जो बात कर रही थी कि आपका फ्यूचर कैसे शेप हो सकता है, आप टीचर हैं, आप एक वक्त में बहुत सारे बच्चों को देखती होंगी, आपको आज की जनरेशन में क्या ज़्यादा महसूस होता है, क्या ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं या अनइंटरेस्टेड हैं नए बच्चों में? I feel what we've done is because Gen Z, I'm not saying that because they are more different from us. वो हमसे बहुत अच्छे लर्न करते हैं, वो मल्टीपल स्क्रीन्स पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो इबादत का आइडिया होता है ना मस्जिद में जाने का कि आप चप्पल उतार के और फिर आप सजदा करते हैं, इट्स लाइक ग्राउंडिंग योरसेल्फ. सो इफ आई टेक माय शूज ऑफ इन अ कॉन्फ्रेंस, दैट्स हाउ यू शुड कन्वर्स विद पीपल एंड रिसीव इन कॉन्वर्सेशंस एज वेल. कि जब आप किसी के पास जाएं तो आप बिल्कुल ग्राउंड हो, आपको आप फोन नहीं यूज मैं छोड़ के जाएं आप बिल्कुल उसमें आप ईगोसेंट्रिक ना हो, प्लस यू आर अ गुड लिसनर इन दैट कॉन्वर्सेशन. सो यू नॉट ओनली लर्न बट यू ऑल्सो अनलर्न कि शायद मेरे कोई बायसेस हैं जो मैं इस कॉन्वर्सेशन में लेकर आ रहा हूँ. बिल्कुल So बिल्कुल. perhaps when you enter a conversation with openness, you learn better. When you enter a class with openness, you learn better. And I think that's one important lesson we get to the students as to how important it is to be open to learning. And you have to model this as a teacher as well. So if a student corrects you, because they can, you're not God, you have to be teachable to be a teacher. So you should accept it. And as a parent also, I try to accept my mistake and apologize to my daughter. कि आप गलत कर सकते हैं, आप अगर आपने बहुत ज़ोर से बात की और आपने हर्ट किया अपने बच्चे को, और आपके आई हैव टॉट माई डॉटर टू एक्चुअली कम्युनिकेट कि आपने ये जो बात बोली मुझे अच्छी नहीं लगी, अच्छे लफ्ज़ों में समझाएं कि इसका अफेक्ट मुझ पर इस तरह हुआ. इसलिए कहने के कि आप हमेशा ऐसे करते हैं, आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में जब आप ब्रेव कॉन्वर्सेशन करते हैं आप कहते हैं कि आपने जो ये बोला ना इससे मुझे ये अफेक्ट हुआ है, जब आप ऐसे करते हैं ना मुझे ऐसा फील होता है. इस वजह से कि आप हैं ही ऐसे या आप हमेशा ऐसे करते हैं मेरे साथ. So when I'm talking to my child, no matter how busy I am, I usually keep the laptop away. I keep an eye contact with her. जी बेटा क्या कह रहे हो आप? तो when she's saying something, and she's very expressive in the sense कि वो इस तरह बोलती है आपने जो वो किया ना मुझे ऐसा लगा मुझसे. तो बोलती है I'm sorry, I did not mean to do this. And these conversations actually make your relationship with your Bond children better. and your bond better. And I believe in my teams, people who report to me also in past also, they felt like I was less misunderstood, and the trust जो हमारा organically develop हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि I usually listen when they say something, कि मैं impose नहीं करती, या फिर हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं. There's no hierarchy in conversations. जब आप किसी conversation में जाते हैं ना सोच के कि hierarchy होगी, मैं powerful इंसान होगा, accept नहीं करेंगे ना. आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और जैसे आपने वो टेक्निक बताई, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक. व्हेन वी हैव लाइक व्हाट वी पीपल डिफाइन एज डिफिकल्ट पेरेंट इज एक्चुअली एन एंशियस पेरेंट. तो मैं उनको कुछ मिनट तो बोलने देती हूँ कि ठीक है आप अपनी पूरी बात कर लें, सो दैट यू नो so when they have like said everything and I say oh now this is what really happened, and then because they've said what they wanted to say, they're very open to listening also. तो आपके सेंस में negotiation, conversation and relationships become better. True. Whether or not it is for capitalist reason of getting a promotion, it's just very idea that you live a more full and healthy life in communication by you being very let's say be polite, by being polite कि कोई काम जो politeness से कराया जा सकता है वो आप किसी और तरीके से नहीं करवा सकते. And being conscious of how you're communicating with people, how you are present for people. So I think that's very important to be present in conversations, being present for them, बिल्कुल. not just in any other way. And words, क्योंकि जब नए WhatsApp आए थे, हम तो millennials हैं, तो नए जब WhatsApp आया था इतनी लड़ाइयाँ होती थी फैमिली ग्रुप पे क्योंकि सिर्फ वर्ड्स होते थे, हमें पता नहीं होता था कि शुक्र है वॉइस नोट्स आ गए तो वी वर एबल टू एक्सप्रेस. Yes. मैं बल्कि अक्सर अपने दोस्तों को या किसी से बात होती है ना तो आई प्रेफर सेंडिंग अ वॉइस नोट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा है और उनको टोन कुछ और जा रही है और रियलिटी में मेरी टोन ऐसी नहीं है, तो मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ कि मैं वॉइस नोट भेज दूँ रादर देन पिकिंग एंड चूजिंग द राइट वर्ड्स. एंड देन अच्छा बहुत दफ़ा होता है आपने कुछ लिखा और आपको लगा है मुझे खुद भी रूड लग रहा है, ये मैंने क्यों लिखा. In absence of those words it become really confusing. I also realized there are many words, especially मैं उर्दू इसलिए अपने बच्चों से कम बोलती हूँ. It's not something that I did consciously. मैं अपनी बेटी से उर्दू इसलिए कम बोलती थी क्योंकि मैंने वो वर्ड्स इनहेरिट नहीं करने थे जो कहते हैं ना अल्लाह तुमने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है, मेरी तो ज़िंदगी का अजाब है, ये हर वक्त तंग करते रहते हो. अब मेरी बेटी और ये बड़ा यूनिवर्सल माओ का जुमला था. हाँ,
सार्केज्म यूज करना, सार्केज्म यूज ऐसा लगता करना। था sarcasm से ना बच्चे सुधर जाएंगे। रियलिटी है कि बच्चों को आप जो भी कहते हैं वो बन जाता है। बच्चों को क्या अपने आप एक चोर को वो चौकीदारी दे देंगे, वो चौकीदारी कर लेगा क्योंकि आप कहेंगे मैं तुम्हें आई ट्रस्ट यू। And so I realized कि when I was speaking English बोलती थी could you please give me 5 minutes बेटा, mommy is getting irritated. It didn't have the same kind of impact. जी जी, क्योंकि थोड़ा मैंने टोन डाउन हो जाता हाँ, है। और क्योंकि मैंने सीखा नहीं था ना इस ज़बान में सार्केज्म यूज करना, मैंने तो इस ज़बान में सार्केज्म सीखा हुआ है। And I realized these are the words that stay with children. ये सार्केज्म जो हम उर्दू में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, यूजुअली हम उसी पे निकालते हैं, इसके लिए लेस पावर है। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, कभी भी जैसे हम कहते हैं ना कि जो सड़क पे आदमी एक होता है जो सबसे लड़ता रहता है, वो कभी बॉडी बिल्डर को जाके थप्पड़ नहीं मारता, वो हमेशा अपने कमजोर से। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड इफ यू वांट टू से वन वर्ड, हम लेट्स कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन, कोई एक बात कहना चाहोगी? I just want to say that communication in itself is so important. And one thing that we are very aversive of as nation is addressing conflict. कि हम उस पर खामोश रहते हैं, हम साइलेंस पे बहुत बिलीव करते हैं कि कोई अगर कोई बात कह रहा है उसको बुरी लगी, हम साइलेंस पे बिलीव करते हैं कि हम कहते हैं बदतमीजी है। स्टोन वॉलिंग करते हैं। Yes, we stonewall people, we gaslight them. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत long term strong relationships हो with your family, friends and your colleagues also, you should have brave conversations with right words. Think with it, sit with the idea, choose the right words, keep your body language open, also listen to other people, and I feel like उससे काफ़ी सोसाइटी में और हमारे फ्यूचर में और हमारे हमारी खुद की पर्सनालिटी में काफ़ी बेहतरी आएगी, बहुत सारी हीलिंग होगी। बिल्कुल सही बात है। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत सख्ती से नहीं कर सकते तो मजाक में बता दें कि यार तुम तो नाराज़ हो जाते हो ना, दैट्स व्हाई आई डोंट से दिस, लेकिन अपना डू सेंड योर मैसेज अक्रॉस। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। Thank you for calling me and it was a pleasure being here. आपने वक्त निकाला और अपने ऑफिस से वक्त निकाला, तो हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही हम शुक्रगुजार होते हैं, बिकॉज इट्स सो ईजी टू टर्न डाउन एनीबडी, और किसी के लिए वक्त निकालना, आना और फिर बात करने का जो है वो एक अलग से शुक्रिया बनता है। तो एंड ऑल आवर गेस्ट्स, एवरीबडी इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो जनाब आली, अब वो कंक्लूजन का टाइम है। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप चाहे घर में हैं और आप बिजनेस मीटिंग्स में भी नहीं जाते हैं, आप बाहर भी नहीं निकलते हैं, तो भी आपकी कम्युनिकेशन इतनी कोई इम्पॉर्टेंट है। आप अपने इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की खासियत ये होती है कि सबसे पहले वो अपने जज्बात पे काबू पाता है और उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द के तमाम हालात और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी से टर्न कर सकता है। गुस्से वाला इंसान बेचारा अक्सर दिल का भले बहुत अच्छा हो, बहुत साफ़ हो, लेकिन अगर वो छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल सड़ जाता है और चीखने लग जाता है, वो ना सिर्फ अपने रिश्ते लूज़ करता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करता है और इवेंचुअली वो अपने आप को मतलब वो एक विक्टिम बन के रह जाता है। उसको लगता है सब मुझसे नाराज़ है, असल में कोई आपसे नाराज़ नहीं है, आपने खुद ऐसी हरकतें की हैं कि लोग आपसे नाराज़ हो गए। तो प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन का, कहे हुए अल्फाज का और अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल कीजिए। आप इससे दुनिया पे एक राज भी कर सकते हैं और आप लोगों की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं और ख़ुद भी एंड में रोते धोते भी रह सकते हैं। तो आपके हाथ में है सब कुछ। मैं इसके बाद ब्रेक ले रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी शेफ़ साइमा के किचन में और देखेंगे उनका पालक पनीर कहाँ तक पहुँचा है। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और जानते हैं इनसे कि कहाँ तक इनका पालक पनीर पहुँचा। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा ये? बस हमने इसको पहुँचा दिया तकरीबन उस तक जबकि थोड़ी देर के बाद आप खा सकें इसको। अरे वाह, देखिए माविश, इसकी इस वक्त आप कलर भी देख सकते हैं कि कलर हमने इसका लूज़ नहीं किया है। ज़ाहिरी बात है थोड़ा टोमेटो डाला है तो उसके साथ टोमेटो प्यूरी के वजह से ज़रा सा इसने कलर बदला है, बट इसका जो अपना कलर था वो मौजूद है। अच्छा माविश, यहाँ पे मैं एक बार और बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, या मैं पहले इसमें क्रीम ऐड कर लेती हूँ। रुक जाए, मुझे बताएं कि आपने ये सब पका के इट्स नहीं, ये डन नहीं है, आप ये क्रीम थोड़ा डाल के सा पकाएंगी? क्रीम डाल के भी ये पकेगा। ठीक है, ठीक जी, है। जरा सी चलाती रहें ताकि ये जो एहतजाज कर रहे हैं जरा कम ये करें। एहतजाज करेगा आप, कि मुझे दे दें चमचा, मैं जल्दी चला दूँ? नहीं, आप इसको छेड़े मैं दूर हो जाती हूँ। मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। काफी ठीक है? एहतजाज कर रहा नहीं, है। मैं इसमें क्रीम ऐड करने जा रही हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए और फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। पूरी डाल देंगी ऊपर डेकोरेशन के लिए? डेकोरेशन के लिए भी जी मैं रख रही हूँ, थोड़ी सी मैं रख दूंगी, बचा लूंगी। अच्छा माविश, मैंने किया ये था कि टमाटर डाल के इसको मैं बाद में
जो है लाल मिर्च वो- दे दें? हाँ, ये ज़रा सा साफ करना चाह रही थी। मैंने इसको टमाटर डाल के जो है पहले टमाटर को अच्छे से कुक कर लिया, जो ठीक उसका है। प्यूरी था। प्यूरी कुक करने के बाद जब मैंने इसमें जो स्पिनच प्यूरी थी वो भी शामिल कर दी, ठीक है, और उसको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है, रिड्यूस जब तक ये हो गई टोमेटो प्यूरी और इसका पानी खुश्क हो गया, ठीक और है। ऑयल ऊपर आ गया। ऑयल नहीं आएगा इसमें क्योंकि हमने ऑयल बहुत कम डाला था, बस इतना ही ऑयल इसमें ऊपर नहीं आने का आपने ठीक है। इंतज़ार करना है। ये पेस्टी फॉर्म में ही रहेगा, ठीक ठीक है। है, पेस्ट में फॉर्म में रहेगा। और जब आपको ये बहुत ज़्यादा इसके छींटे उड़ने शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि ये तैयार हो गया है, इसको बंद करने की ज़रूरत ठीक है। है। या आप इस स्टेज पे जैसे मैंने क्रीम ऐड की है, आप क्रीम शामिल कर दीजिए। क्रीम क्योंकि हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करनी होती, क्योंकि अब ये पालक पक चुकी है, ज़्यादा देर हमने पकाना भी नहीं है इसको, वरना ये अपनी सारी न्यूट्रिशन जो है वो खो देगी। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, बहुत सारे लोगों के पास अगर क्रीम नहीं अवेलेबल है या क्रीम चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, बताएं क्या? नाविश? नहीं, आप बताएं। नहीं, आपका इम्तिहान हो रहा है। तुक्का लगाएं। क्या अगर क्रीम भी नहीं है वो भी नहीं है? मक्खन? नहीं, मक्खन नहीं। मक्खन भी नहीं है, क्रीम चीज भी नहीं है, कुछ और बना लें फिर। हम जो है यही बनाएंगे मगर दूध के साथ, ठीक है। आपने इसको दूध में पकाना है, दूध के साथ तकरीबन 1 कप आप मिल्क ले लें और मिल्क डाल के पूरे अपने प्योरी को, स्पिनच की प्योरी को, पालक की प्योरी को दूध में पकाना है। और दूध का भी पानी होता है आपको पता है, और पालक का भी होगा। वो जब रिड्यूस हो जाए, इस तरीके की फॉर्म में आ जाए, ये देखिए, अब जब इस तरीके की फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने ऊपर से जो अपनी फ्राई की हुई चीज़ थी वो फिर शामिल करके पेश करना है। सही है। सारा प्रोसीजर यही मेरे पास एक रहेगा। बहुत ही जहानत वाला जवाब था, क्रीम और चीज के ना होने पे मैंने कहा कि फिर मेयोनेज डाल दें। हाँ, क्रीम और चीज का मेयोनेज डाल सकते हैं? मेयोनीज का मैं भी शायद क्या चाहिए बताइए? मुझे स्पून दीजिएगा। मैं हल्का सा इसका नमक का लेवल चेक करना चाह रही हूँ, लेकिन इसमें वो लगी हुई, साफ छोड़ करके दीजिए जी। मैं थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड करूँगी इसके अंदर, बहुत हल्का सा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्पिनच में अपना भी एक नमक वो होता है। जी, नमक जी, तो हम बिल्कुल इसको आपने तेज बताया नहीं था। करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से ज़रा सा सही ऐड है। कर देती हूँ। हाँ, मैं चख सकती हूँ, चख लूँ। भाई आपका किचन है, आपका जो दिल चाहे मैं करें। थोड़ा सा इसको मिक्स करती हूँ और फिर चखती हूँ। मैं इसको तेज़ इस वक्त नहीं कर रही माविश, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट डन ये रेडी है? जी, या इस जी जी, ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा मैं डर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा छींटे ना उड़ाना शुरू कर दें। इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं चमचा चलाती रहूं अगर आप हाँ, आप चाहें हल्का तो, सा कर दें। क्योंकि ये चमचा चलाते रहेंगे तो फिर क्या वो नमक ठीक है? नमक सही, क्योंकि हम चीज़ भी ऐड करेंगे। गुड। अच्छा माविश, इतनी देर में मैं इसका बघार भी रेडी कर लेती हूँ। हम चूल्हा चेंज करें क्या? चूल्हा चेंज करते हैं और जब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं इसको, मैं और कर ज़रा लेती सा रिड्यूस कर लेते हैं। और ये मैं चमचा चलाती रहूं जी, चमचा इसलिए भी आप चलाती रहें ताकि क्रीम क्योंकि आप हमारी तो मेरी फटी असिस्टेंट है, फटी- तो आप चमचा चलाती रहें। कोई काम तो चाहे मैंने कभी आपको तक नहीं भेजा आया। था, सुबह से आपने कोई काम नहीं किया, कुछ काम सिर्फ तो बैठ आपने के बातें करना करती था। रहती हैं। अच्छा भाविश, मैं यहाँ पे थोड़े से पालक के फ़ायदे भी बता देती हूँ। बिल्कुल बताइए। कि वैसे तो हम सब जानते हैं कि कि पालक ये के पोपाई खाता था, पोपाई तो खाता अच्छा ही था। होगा। हाँ, ये तो बच्चे जानते थे, वो भी हमारी एज के, हमारी लेकिन अब एज हम के सब बच्चे। बड़े हो गए हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि जो पोपाई मैं बोल रही थी, पालक जो है, पोपाई जो है वो रिच इन आयरन था, ठीक है। तो पोपाई की बात नहीं हो रही इस वक्त, पालक की बात हो रही है। अच्छा, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी ज़्यादा पालक में मौजूद होता है। मैं यहाँ इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसीलिए अक्सर ब्रेकफास्ट पे जाए ना आप, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने, तो वो पालक के साथ चीजें देते हैं। सैलेड जो जी। होती है इनकी, और बिल्कुल वो स्पिनच विद क्रीम एंड मशरूम्स भी दे रहे होते जी, बिल्कुल। हैं। और स्पिनच पालक जो है लो कैलोरी वेजिटेबल है, याद रखिएगा, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। हम समझते हैं खीरे में है, पालक में 92% है और 91 खीरे में है।
तो अब आप सोच लें, इसलिए ये कितनी लो कैलोरी वेजिटेबल है और ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो लोग हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं वो इसको इस्तेमाल करें तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर साइड की तरफ रखती है। फिर ये गर्म हो गया और ठीक ठाक गर्म हो फिर गया, ये इसको बस अभी बंद ही रखेंगे। अच्छा महविश, मुझे आप वहाँ से एक गहरा चम्मच उठा के दें ताकि मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये वाला नहीं, गहरा वाला वो लेडल ही दे दीजिए, ये वाला अच्छा रहेगा। इसको इसी पे रहने देते हैं। पक्का गर्म हो गया। इसको भी मैं क्या भी यहीं करना रहने है? दे रही हूँ। मेरी ड्यूटी खत्म। इसको मैं दो चम्मच पकड़ के खड़ी हूँ। आप ये चम्मच क्या चाह रही हैं मुझे दें, आप इसको यहाँ रखें। कुछ खुद से भी दिमाग चलाते नहीं, हैं नहीं, थोड़ा नहीं, थोड़ा, नहीं, सारा दिमाग आप मेरे ये आपका स्कूल है। अच्छा, ये अभी आप खाएंगी ना हम तो students हैं। आपको एनर्जी मिलेगी, ब्रेन की हेल्थ भी आपकी साथ उसका क्या फायदा, कोई शो तो खत्म हो गया, मैंने तो घर में जाके आराम ही अभी करना है। अभी आप खाएंगे नहीं, खाएंगे ना। अच्छा देखिए माविश, यहाँ पर आप हमारी ये ready नहीं हो गई नहीं है। बाकी पूरा दिन चलाने के लिए दे रही है ना मुझे दिमागी एनर्जी। तो ये आप खा के जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल खा के जाएंगे। अच्छा, ये देख लीजिए, इस फॉर्म में अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अगर आप इसको और रिड्यूस करना चाहते हैं इस मिक्सचर को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने मुस्तकिल इसको चलाते रहना है, वरना ये बहुत छींटे उड़ाएगा और इससे नुकसान हो जाता है अक्सर। इसी तरह अगर जब आप चने की दाल का हलवा बना रहे होते हैं या मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं तो वो भी इसी तरह। महविश देखिए, हमारा कैमरे में ये सही से आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। हाँ महविश, आप बताएं। मैंने कहा जब हलवे वाले बनाते हैं तो भी वो बड़ा छींटे उड़ रहे होते हैं। बहुत छींटे उड़ते हैं। चने की दाल और बेसन का तो बहुत ज्यादा उड़ा। मूंग की दाल के भी उड़ता है। अच्छा, अगर बनाया मूंग का कभी? नहीं नहीं, मैंने कभी मूंग की दाल का देखो, मैं जीत गई यहाँ पे, मैंने हाँ, मूंग की दाल बस का कल हलवा हम बनाया। आपके हाथ का मूंग की जी दाल नहीं, का ऐसी हलवा कोई खाएंगे कहानी नहीं। प्लीज। अच्छा, मुझे दे दो रेसिपी, मैं यहाँ से खा रेसिपी दूंगी। वो हाँ वो ठीक है ना, वो तो हो सकता है ना। वैसे ही है जैसे चने की दाल का बनता है। दूध डाल के मूंग की दाल आप उबाल लें, फिर दूध डाल के उसका पेस्ट बना लें, बस अच्छा। शुरू हो जाए। इसको डाल ही देती हूँ मैं ऐसे, थोड़ा सा महविश आप हिलाएं। चूल्हा जला लेती हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा। ये कौन सा है? कश्मीरी लाल मिर्च का कश्मीरी पाउडर लाल है मिर्च है, बिल्कुल। इसके अंदर। बस यार, ये मैं आप इसको हिला लूँ। इसको हिलाएंगे और मैं इस पर हो गया अभी- ये? हाँ ठीक है महविश, आप क्या बघार करूं? अभी ना लगाएं, 2 मिनट रुक जाएं। अच्छा, मैं ठीक। इसको ज़रा डाल देती हूँ, चीज़ को भी थोड़ा सा। अच्छा, मैंने चीज़ को भी इसलिए मिक्स नहीं किया था कि ये बहुत गर्म थी तो ये मज़ीद टूट जाती अंदर। मैंने कहा थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ ही रखते हैं। और आप कुछ तो इसमें मिक्स कर दें हमेशा बना के, और कुछ को ऊपर से सजाने के लिए ज़रूर रखें, उसका बहुत अच्छा लुक आता है। ये जो आप लोकल और इंटरनेशनल चीज़ की बात कर रही थी, जी, एक जो हमेशा। बड़ा फेमस ब्रांड है, 2 हैं चीज़ में। जी उसमें इंटरनेशनल। एक नहीं मैं लोकल की बात कर रही हूँ। जी। तो उसमें से ए से स्टार्ट होता है वो ब्रांड। जी तो जी, उसकी ये वही चीज़- था। वही है। जी ये वही था मैं भी महविश। कहने वाली थी उनकी चीज़ अच्छी होती है। नहीं, उनकी चीज़ अच्छी होती है महविश। ये है लो फैट, तो लो फैट ना थोड़ी टूटती लो है। फैट क्यों ली? अब महविश मिल नहीं रही थी मुझे, मैंने काफ़ी आपको अच्छा मिल बाज़ नहीं दफ़ा आपको रही पता है ना कि एकदम से जो है वो चीज़ें गायब हो जाती हैं और वो हर मार्केट जगह से। कहीं पर भी नहीं मिलती क्योंकि वो स्टॉक नहीं आ रहा होता। तो फिर मैंने लो फैट ले ली। अगर ये लो फैट नहीं होती तो फिर शायद ये सही काम कर लेती, बट क्योंकि मैं it's उनकी okay, मसला cheddar नहीं है। अक्सर use मैं करती हूँ। वहाँ रख दें प्लीज़। अच्छा, आप बघार मुझे यहाँ पे इस पे लगा जब दीजिए। ये इम्पोर्ट पे बैन हुआ था ना, तो उस जमाने में मैंने बड़े लोकल ब्रांड्स डिस्कवर किए थे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो फिर 2 हमारे फेमस ब्रांड है, उसमें से जो ए वाला है उसकी मुझे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स लगती हैं। हमारी आप इसको डालें, थोड़ा सा घुमा। वाह हाँ, क्या ज़बरदस्त, देखें कलर आ गया है। और ये मैं इस पे हल्का सा लगाऊंगी। अच्छा, बल्कि बीच में नहीं है। और इसको हम दिखाएंगे थोड़ा सा। साइडों से सफाई करेंगे आप? जी बिल्कुल। अच्छा, इसको हिलाएगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल सही कैमरा मैन यहीं पे रहने दूँ? हाँ ये यहीं रहने दीजिए बस आप। नहीं ये भी छोड़ दें, अच्छा है। क्या कलरफुल हो गया? कलरफुल हो गया, अलग से हमें प्रॉप्स ऐड नहीं करने हाँ। पड़े। मैं इसको अपनी सैलेड के साथ रखना चाह रही थी। आपकी सैलेड मैं कर की तरह? सकती हूँ, वो रही। रख लीजिए। नहीं, उधर लेके जाऊंगी। सैलेड यहाँ करीब ले आए। देखें अब सही है, अब सही? कैमरे में सही आ रहा है। चले भाई, हो गया। मैं विश हमारी डिश तो रेडी हो गई है। जबरदस्त। अब तो भाई हमारी डिश रेडी हो गई, प्रोग्राम को हम एंड करते हैं अब। थैंक यू सो मच साइमा Thank फॉर you, अनदर लवली
लुकिंग डिश। बस मुझे ये टेस्टी है नहीं है ये हम ये भी आप खाके खाकर बताएंगे। बताएं, मगर आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें। और आई होप कि जो रिक्वेस्ट थी आज उनके रिक्वेस्ट उनके घर में आज यही बनेगा। हाँ, और इसको मैं एक और तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी, दूध के साथ जैसे मैं कह रही थी, उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। मगर ये भी अच्छी डिफरेंट रेसिपी है, आम घरों में लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, आई एम श्योर। तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें एच नाउ के यूट्यूब चैनल पर या over to Facebook you। पेज पे। या फेसबुक पेज पे, यस, वो भी बहुत बहुत आसान आसान होता है, है, बिल्कुल। या इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं विश ओवर टू यू। जी, ओवर टू मी। अच्छा भाई, आज का दिन फिर अख्ताम को पहुंचा। दिन मतलब हमारा दिन, ये जो 2-2.5 घंटे का सफ़र था, आपने आज बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें सीखी होंगी, जिसमें से एक टेक अवे ये है कि आपकी जैसी एनर्जी होगी आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी। तो अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी से बचाइए। अच्छा, कैसे बचाया जा सकता है? हसद, दूसरों के लिए गुस्सा, तमाम नेगेटिव इमोशंस। अगर आपको लगता है कि मैं दिन में ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता है, या मुझे जेलसी फील होने लग जाती है, या मुझे लोगों के लिए मैं अच्छी इंटेंशंस नहीं रखता, या मुझे मैं कोई ना कोई प्लॉटिंग में या साजिशों में बिजी रहता हूँ, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी है। और याद रखिएगा कि नेगेटिव एनर्जी पहले आपको अफेक्ट करेगी, फिर वो दुनिया में जाएगी। और इसीलिए जो लोग बहुत बदमिजाज होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, या हर वक्त हर एक से जो है वो तंग नज़र आते हैं, बहुत अर्ली एज में उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी उस नेगेटिविटी को झेल के ना बेचारी बीमार होने लगती है। तो अपने हार्ट को क्लीन रखिए, कोशिश करें कि सप्रेस करें उन इमोशंस को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहती हूँ, जब हम किसी से जेलस होते हैं या हमें कोई शख्स बुरा लगता है, तो हम दरअसल ना अल्लाह ताला की तकसीम से इख्तलाफ कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला को जो मुझे देना चाहिए था उसको दे दिया। ये जानिए, हमेशा इस बात पे ईमान रखें कि अल्लाह ताला की जो हिकमत और मसलियत है, हो सकता है मुझे आज समझ नहीं आ रही, वो कल ज़रूर समझ आती है। और अल्लाह ताला तो सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने आपको छोड़ दिया और किसी और को कुछ नवाज दिया, आपको वही मिल रहा है जो आपके लिए अल्लाह ताला को बेहतर लगा था। तो एक्सेप्ट करना सीखें, जैसी चीज़ें हैं, जैसा उनका हक है उसी तरह। आप अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं ये दिन ख़त्म करती हूँ कि आज का दिन बिल्कुल सुकून से स्मूथ और अच्छा गुजर जाए हम सबका, और कराची में कोई हादसा मज़ीद ना हो। तो जनाब आली, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।